बस आ जाओ। आपका जूस टॉक बहुत इफेक्टिव एंड बहुत यानी इंस्पायरिंग था। देखा आपने? मैं आपसे ऑफिस में आके मिलने वाला था बट ओ। रिमाइंड नहीं हुआ अभी। अब भी क्लिक हुआ तो बोल दिया। पर कैसा तुझे अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। नाइस। जो गुरुकुल में हुआ है वो तो जो हम फील कर रहे हैं जो यानी क्या चल रहा है उसके हिसाब तक और उसके हिसाब से था वो एसपी टॉक्स पहले वाला। उसके बाद जो कल आया वो वाला तो बेस्ट। बेस्ट अच्छा लगा ना? अच्छा बस ऐसे ही कुछ। कांग्रेचुलेशन सर। अरे थैंक यू सो मच है। अच्छा लगा, आप लोगों ने देखा वही अच्छा लगा मुझे। बोलना तो बहुत कुछ है पर बोलने क्या वो समझ में नहीं आया। बैच से बात ही नहीं की इस बार। हाँ, बस वो एक बार आप कहाँ पे आए थे पता है क्या? यूथ उत्सव के लिए आए थे, बस उसके बाद आप आए। आप लोगों ने याद किया ही नहीं है, कैसे आता मैं? तो आरपी के बारे में बात पहली बार आने के बाद वही सोचे थे कि सर आएंगे आए। गुड गुड, पर अच्छे से पढ़ाई किया ना तुमने। हैप्पी हैप्पी, नाइस। बाय सर। टेक केयर, सी यू सून। अमर कशा म्हणजे आहे ना? ठीक हो, बाद में अभी तो ऑन तो कर। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। हे गाइस वेलकम बैक। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीबॉडी। ये लैपटॉप कनेक्ट करेंगे। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ पेपर्स के साथ में और देखते हैं अगर एक पेपर पूरा अगर आप एक साथ में पढ़ोगे तो कितना आपको आएगा नहीं आएगा। लेट्स डू इट गाइस। हमारे सामने कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोग हैं, ये आपके सामने सजेस्टेड आंसर भी रखे हैं ताकि आप अपने आंसर को कंपेयर कर सको। इट इज December 21। दोस्तों इस पेपर को सॉल्व करने का फायदा यह है कि आप पूरा EIS-SM को एक साथ देख पाओ कि पूरा जब हम लोग साथ करते हैं whether you are able to recall or not। ये लेक्चर आप जब भी देखोगे, अभी देखिए जब भी देखिए, अगर आपकी EIS-SM की पढ़ाई हुई है उसके बाद में लेक्चर को देखना एक बार बेहद जरूरी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं जब पूरा पेपर एक साथ देखता हूं तो क्या मुझे सब कुछ रिकॉल होता है और पेपर को पढ़ने में कैसा कितना ध्यान लगाना चाहिए, लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि आपने किन चीजों में टाइम डालना चाहिए, किन में नहीं डालना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए पेपर लिखते समय, पेपर पढ़ते समय। आई थिंक और कितना क्वांटिटी लिखना जरूरी है, ये सारी चीजें आज यहां पर डिस्कस होगी। सो लेट्स डू इट गाइस। एक बार मैं इसको लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम वेयर वी वुड बी स्टार्टिंग। कोई भी एक पेपर उठा रहा हूं जिसके सजेस्टेड मेरे पास उपलब्ध है ताकि हम अपने आंसर्स को कंपेयर कर सके। मेरे पास December 21 का पेपर भी है, July 21 भी है, January 21 भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद December 21। ये आपके सामने दोस्तों। सबसे पहली बात, यहां पे एक सवाल पूछा है, आप सभी जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और जो बाकी जो है उसमें से आपको लिखा है एनी आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट, ऐसा लिखा है यहां पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है आपके सामने, यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा के पूरा कंपलसरी है। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बिजनेस मैनेजर, शायद से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। आर यू देयर गाइस? एक बार मुझे देखने दीजिए कि सब लोग यहां पे लाइन पे जुड़ चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट किया। सो दोस्तों अभी ऐसा है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो अभी हाल ही का जो पेपर है, रिसेंट जो पेपर हुआ है जहां पे MCQ पैटर्न की जाती है, वो सब चीजें हम लोग यहां पे देखते कि MCQ वाले इसमें ये सब बंद कर कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं यानी कि हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे MCQ छोड़कर सारे क्वेश्चन दिए हुए, तो ये एकदम रिसेंट वाला जो क्वेश्चन का पेपर का फॉर्मेट है वो डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि 2020 के पहले जब MCQ नहीं रहते तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अलग हुआ करता था। ओके, एनीवेज गाइस, आपको EIS और SM में पहले कौन सा सॉल्व करना डिपेंड करता कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप पहले से घर पे जाकर डिसाइड नहीं कर सकते हो पहले से ही कि मैं EIS पहले करूंगा SM, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर क्या आया है, कैसे आया हुआ है। बिजनेस मैनेजर यूज MIS रिपोर्ट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। MIS reports needs to ensure that it meets certain criteria to make information most useful. Explain any 3 such criteria. ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप सभी जानते हो MIS के बारे में। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ कि MIS के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस टाइप की होना चाहिए, तो आपने सभी ने जाना होगा। ये है चैप्टर आपका, आई थिंक इट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2।
और यहां पे आपको MIS के इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं और आई थिंक इसका आंसर स्टार है। तो आप लोग सभी याद करेंगे, S फॉर स्ट्रक्चर्ड, T से टाइमलीनेस, A से एक्यूरेट एंड R फॉर रिलेवेंट। आई थिंक ये आप सभी को याद आ रहा होगा। सभी लोग उसको रिकॉल करें। कितने लोगों को याद आ रहा है स्टार? S फॉर व्हाट? बिल्कुल सही, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। S फॉर स्ट्रक्चर, T से टाइमलीनेस, A से एक्यूरेट एंड R फॉर रिलेवेंट। और काफी मजा आएगा उन सभी लोगों को जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, उनको लगेगा कि वाह। और अगर आज हम लोग इस पूरे पेपर में से अगर हम लोग ये 70 to 80% पेपर भी अगर हमें अच्छे से रिकॉल हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाए स्ट्रक्चर, T से टाइमलीनेस, A से एक्यूरेट एंड R फॉर रिलेवेंट। अब देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है, क्या आपको याद आ रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि वो होता है कि जहां पे आप सभी जानते हैं कि जहां पे डेटा जब सेंड होता है, बिफोर सेंडिंग द डेटा द पाथ इज प्री डिफाइंड, यानी कि उसकी पाथ पहले से डिफाइंड होती है। जहां पे डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड, जनरली हम लोग जब कॉल करते हैं तब कनेक्शन ओरिएंटेड यूज होता है। और दोस्तों जब हम लोग SMS करते हैं किसी को, उस समय कनेक्शन लेस यूज होता है, बिकॉज SMS भेजते समय पहले से सभी जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो होते हैं उनका सबका एक साथ में उस समय पे अवेलेबल होना जरूरी नहीं होता है। उसको कहते हैं कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस में मैसेज का एग्जांपल आता है, व्हाट्सएप SMS का एग्जांपल आता है, और इसके लिए डेडिकेटेड पाथ का होना जरूरी नहीं है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। ओके, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप लोग मेरे साथ में आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, डेटा इज क्रिटिकल रिसोर्स दैट मस्ट बी ऑर्गेनाइज, कंट्रोल्ड एंड मैनेज प्रॉपर्ली। बहुत सही बात है, डेटा को मैनेज करना जरूरी है। 6 मार्क के लिए ऐसे ने सवाल पूछा है। In order to achieve the same purpose, XYZ Limited decided to transform all its data into digitized form. As a DBA, you are required to suggest major advantage. आपको सिर्फ DBMS के एडवांटेज आपको जानते होंगे, एडवांटेज भी है। ICU में याद है रिडंडेंट, सिक्योर चाहिए। ICU यू रिमेंबर कुछ ऐसा टेक्निक हमने पढ़ा था। ICU में इंडिपेंडेंट, रिडंडेंट, शेयर्ड सिक्योरिटी चाहिए। इज द आंसर फॉर दिस। और आज आपको समझ रहा होगा कि हमने क्यों मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। ICU, आई यानी कि दोस्तों यहां पे आप सब DBMS नथिंग बट सिस्टमैटिक स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर फास्टर एक्सेस एंड रिट्राइवल। इसको कहते हैं DBMS। डेटाबेस को सही ढंग से रखने के लिए, ताकि हम उसको फास्ट एक्सेस कर सके, फास्ट रिट्राइव कर सके, इसलिए हम लोग DBMS का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, गूगल से लेके सभी लोग DBMS का इस्तेमाल करते हैं। उस DBMS के एडवांटेज क्या है? तो उसका आंसर है ICU। I से कुछ पॉइंट है, C से कुछ है, U से कुछ है। इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट है, रिडंडेंट से रिडंडेंट है, शेयर्ड से शेयर्ड है, और सिक्योरिटी से सिक्योरिटी। मैं चारों का मतलब पहले बताता हूं, जो चारों मतलब डायरेक्टली है। इंडिपेंडेंट यानी कि वो बोलते हैं कि जो इसका फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड बिल्कुल अलग होता है, दोनों को जैसा चाहिए वैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट, रिडंडेंट, DBMS में हम लोग की रिडंडेंसी नहीं होती। अगर आपने एक फाइल में आधार कार्ड लिख दिया, दूसरे में आधार, तीसरे में आधार, लिखने की जरूरत नहीं है। ICU में इंडिपेंडेंट, रिडंडेंट, शेयर्ड यानी कि 2 फाइल्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं। आपको जानते होंगे हमने क्लास में एक की से 2 फाइल को जोड़ा था, यानी कि 2 फाइलों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐसे शेयर कर सकते हैं। शेयर सिक्योरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, अनलेस एंड अंटिल यू एंटर द पासवर्ड, हम लोग वहां पे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते। इस तरह से आपको ये भी पता होगा, C फॉर ICU का C था, वो कंसिस्टेंसी था। यू रिमेंबर कंसिस्टेंसी। अगर यहां पे आपने फोन नंबर चेंज कर दिया एक फाइल में, तो हर फाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे फाइल्स में वही डेटा दिखता है, इसलिए बोलते हैं उसको कंसिस्टेंसी। तो ये सिर्फ सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आई से आपने ये भी देखा होगा कि इंटीग्रिटी का मतलब समझा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? यानी कि एक ही जगह पे आपको चेंज करना होता है। अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर चेंज हुआ, तो आपको एक ही जगह पे चेंज करना है, हर जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिकॉल करवा दिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ BYOD। आप सभी जानते होंगे ऐसा हमने कुछ किया था। BYOD यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे दे आर सपोज टू ब्रिंग देयर डिवाइस। जब हम लोग ऑफिस में काम करें तो हम वी विल आस्क आवर एम्प्लॉयज टू कम हियर, ब्रिंग देयर डिवाइस, ताकि वो अच्छे से, यू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर उनको नहीं देंगे, वही लेकर आएंगे अपने डिवाइसेस, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपनी कॉस्ट को सेव करें, सपोर्ट भी देने की जरूरत नहीं, मोर और एम्प्लॉयज आर हैप्पी बिकॉज वो अपने ही डिवाइस को यूज कर पा रहे हैं। तो आप जानते हो हैप्पी एम्प्लॉयज
can reduce the cost and increase the efficiency by adopting new technology. ये उसका पॉइंट था, यानी कि एम्प्लॉइज हैप्पी हो जाएंगे. हैप्पी एम्प्लॉइज कैन रिड्यूस, यानी कि हमें सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, रिड्यूस हो जाएगा. कॉस्ट कम हो जाएगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉइज अपने डिवाइस लेकर आएंगे. हैप्पी एम्प्लॉइज कैन इंक्रीज द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी. अब सवाल उठ रहा है इंक्रीज द एफिशिएंसी कैसे, बिकॉज एम्प्लॉइज आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस, तो ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. एंड बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि अब एम्प्लॉइज अगर अपना अपना डिवाइस यूज कर रहा है तो उसकी नए नए टेक्नोलॉजी की प्रति उसकी भावना ज्यादा होगी. ही वुड लाइक टू इंप्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज वो अपना ही डिवाइस लेकर आ रहा है. तो आई थिंक ये सभी लोग आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा था. कितने लोगों को आंसर याद आ गए? हाथ ऊपर करें. यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में मुझे कर रहे हैं हाथ ऊपर करें, मुझे समझाइए कि आपको ये रिकॉल हो रहा है और अभी आपको ये भी समझ रहा हो कि कैसे टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है आपको रिकॉल करने के लिए, है ना. उससे आपको देखो ये आपके आंसर आप यहां से मैच कर सकते हो. एक आध दो आंसर आप मान के चले आपको नहीं आएगा, पर मेजोरिटी आंसर आपको आना ही चाहिए. ह्यूमन एचआरएम आप सभी जानते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज देखी थी और उसका हमने, यू रिमेंबर दिस व्हाट आई एम सेइंग, आप सभी लोग जानते होंगे हमने आउटसोर्स की एक बार बात की थी. उसमें हमने बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स के काम भी इंडिया में आउटसोर्स करते हैं. वो वाला क्वेश्चन है. एज ए एचआर मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड विच टिपिकल स्टेजेस ऑफ एचआर लाइफ. अरे बहुत सिंपल है, एचआर में 4 स्टेजेस होते हैं. एक तो पहले तो रिक्रूटमेंट होता है, हमने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया. फिर एम्प्लॉय का फिर ओरिएंटेशन होता है, फिर उनका डेवलपमेंट होता है, और फिर या तो कभी वो छोड़कर चला जाएगा या फिर हम उसको निकाल देंगे. यही तो पॉइंट्स है. रिक्रूटमेंट है, करियर का ओरिएंटेशन है, फिर उसका डेवलपमेंट है और ट्रांसमिशन और ट्रांजिशन है. इसका मतलब है सबसे पहले हमने रिक्रूट किया, फिर उससे पूछा कि आप बताओ तुम्हारे ओरिएंटेशन क्या, तुम अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हो, उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं. फिर डेवलपमेंट में हम उसको प्रकार की उसको ट्रेनिंग देते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक तो वो निकल जाएगा, एक तो हम निकाल देंगे उसको. ये हो गया क्वेश्चन. आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है. कैटेगराइज द डिफरेंट काइंड ऑफ, आप सभी जानते हो कि इसका आंसर क्या है. इसका आंसर आई थिंक वो है 1000 रुपए, 1000 रुपीज. 1000 का हजारडस था, यू रिमेंबर दैट, 1000 रुपीज. ये वही है. बिजनेस रिस्क कौन सी हमारे जिंदगी में कौन सी बिजनेस रिस्क होती है? तो एक होती है हजारडस, यानी कि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड चीजें बिजनेस में हो जाए, रिमेंबर ऑल दैट. एक होती है फाइनेंशियल रिस्क फॉर 1000 रुपीज. ये उसका F फॉर फाइनेंस, O से ऑपरेशनल, R से आई थिंक R से रिडेंट, R से रेसिडुअल रिस्क फॉर 1000 एंड हजारडस. एंड आप सभी जानते हो ये आपने पढ़ा है. ये S से स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हमने पढ़ा है. देखो ये वही सब, ये सारी चीजें लिखी हुई है. रेसिडुअल रिस्क, 1000 रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क. आई थिंक ये सभी लोग आप जानते होंगे. एक बार अगर चाहे तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं. वैसे आज मीनिंग बताने का दिन नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हमें आंसर याद आ रहा है क्या नहीं. फॉर F फॉर फाइनेंशियल रिस्क, एग्जांपल जो अनिल अंबानी ने किया था. O से ऑपरेशनल रिस्क, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे, अचानक से बिजली चले गई, ऑपरेशनल रिस्क है. R से रेसिडुअल रिस्क, चाहे कितना भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ रिस्क आपकी बच जाएगी, उसको कहते हैं रेसिडुअल रिस्क. 1000 यानी कि हजारडस, जैसे कि 26/11 का एग्जांपल ले लीजिए आप. उसके बाद में 1000 रुपए. S फॉर व्हाट, स्ट्रेटेजिक रिस्क, जैसे कि जियो ने कुछ नई स्ट्रेटेजी लाई जिसके से आइडिया धोखे में आए, तो आइडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क है. तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे. आगे बढ़ेंगे आपके सामने. यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है. इट हम लोग कंट्रोलिंग मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ERP के अंदर. उसके अंदर एक कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग मॉड्यूल होता है. उसके ऊपर सवाल पूछा है. इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब एनी 6 की फीचर्स ऑफ द कंट्रोलिंग. देखो कंट्रोलिंग, कॉस्ट कंट्रोलिंग का एक मॉड्यूल होता है. इसका काम क्या होता है कि पहले से कॉस्ट को डिफाइन करना कि कितना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, फिर देखना एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आएगा, फिर वरायंसेस क्या आएगा, क्या उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. तो जनरली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत कॉस्टिंग होती है वहां पे ऐसे मॉड्यूल चाहिए ताकि वो कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल लेकर आए. उसके अंदर में वेब ब्राउजर और प्रॉक्सी. आप समझ जानते हैं वेब सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है. वेब सर्वर इज द सर्वर जहां पे हर कोई वेबसाइट स्टोर होती है, उसको वेब सर्वर बोलते हैं. प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर ऐसा होता है कि जो आपको ऑनलाइन बैंकिंग में वही चीजें देखने को अलाउ करेगा जो प्रॉक्सी में लिखी होती है. अगर आपने प्रॉक्सी में जो लिखा है उसके अलावा कुछ देखने को मांगा
तो वो आपको अलाउ नहीं करता है, उसको कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो आई थिंक ये प्रॉक्सी सर्वर भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखते हैं यहां पे कुछ लिखा है सीबीएस के बारे में, देखते हैं। सभी लोग फटाफट आंसर दे, ज्यादा मुझसे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करें, बिकॉज आज मेरा पढ़ाने का मतलब मैं आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं देखने के लिए कि हमारी पढ़ाई कितनी हुई है। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये समझे कि मेरी पढ़ाई कितनी हुई है, क्या मुझे और बहुत एफर्ट्स लेना बाकी है। अगर 70-75% चीजें आपको आ रही है, मतलब आप पढ़ाई के सही ट्रैक पर हो, वरना आपको मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगी। कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन हैज बिकम मैंडेटरी, है ना। सीबीएसआर यूजुअली, यानी कि आजकल जो ऑनलाइन बैंकिंग चलता है 24/7 चलता है, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज सब कुछ चलता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। मोस्ट ऑफ द की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस आर कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रल सर्वर, यानी कि चाहे एटीएम हो चाहे मोबाइल हो, एक सब कॉमन सर्वर को यूज करते हैं। एज एन आईटी एक्सपर्ट डिस्कस 3 बैक एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल्स एंड 3 फ्रंट एंड। अब सबसे पहली बात तो क्या है ना कि फ्रंट एंड की बात करते हैं। आप बताओ, बैंक को आज यूज करने के लिए आपके इसमें मोबाइल भी है, आपके एटीएम भी है, बैंक के जो ब्रांचेस है वो भी आपके सामने है, आपके इसमें नेट बैंकिंग भी, तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, जो आपके बिल्कुल जिसके थ्रू आप बैंक को आजकल एक्सेस करते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग भी है आपके, इसमें मोबाइल भी है, फोन बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग है। पर ये सब कुछ जो चलता है ना दोस्तों, हम लोग जो फ्रंट में करते हैं, इसका सबका डेटा जो है ना वो बैकएंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। और जैसे एग्जांपल मैंने बोला मुझे चेकबुक चाहिए, तो चेकबुक कोई तो लाके देता है मुझे, इसलिए बैक ऑफिस का होना जरूरी है। मैं जब बैलेंस मैंने कुछ विड्रॉ किया या कुछ मैंने जमा करवाया, ये डेटा मैं जो भी करता हूं वो सामने करता हूं, पर कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस है, बैक ऑफिस है। फिर एक क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी होती है कि आपने पैसे, मान लीजिए डेबिट, आपने क्रेडिट कार्ड को डिमांड किया कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो कोई तो होता है जो आपको क्रेडिट कार्ड लाके देता है, उसका नाम होता है क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो जो बैंक आपको फ्रंट एंड से इतनी लगता है कि हम लोग एटीएम से काम कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं, पर भले ही ये सामने दिखता है पर बैक एंड में बहुत कुछ होता है, जैसे डेटा वेयरहाउस होता है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स होती है, बैक ऑफिस होता है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ कि मोबाइल कंप्यूटिंग, अरे बहुत इजी सवाल है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल यानी कि एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन कॉल्ड एज मोबाइल, और कंप्यूटिंग यानी कि मोबाइल के ऊपर अगर हम लोग कंप्यूटर जैसा ऑपरेशन करने लगे, जब चलते फिरते हम लोग देखो, वेन एवर कंप्यूटर ऑपरेशन इज डन ऑन द मूव, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल फोन है, क्या इसको मैं मोबाइल कंप्यूटिंग बोल सकता हूं, क्योंकि मोबाइल भी है, घूम भी रहा, और साथ साथ में इसमें मैं वो काम कर सकता हूं जो एक लैपटॉप में कर सकता हूं, इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग है। पर मान लीजिए रिमोट कंट्रोल है, ये मोबाइल जरूर है पर कंप्यूटिंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कंप्यूटर जैसा हर कोई काम होता नहीं है। अब जैसे आजकल मैं ऑफिस में जाए बगैर भी, आजकल मैं तो अपने मोबाइल से ही मेरा ERP एक्सेस कर लेता हूं, मेरा टैली एक्सेस कर लेता हूं मैं, और मेरे बैंकिंग के सारे काम हो जाते हैं, मैं जीपे एक्सेस कर लेता हूं। तो मुझे बताओ मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए 3 चीजें कौन सी जरूरी है। एक तो हार्डवेयर जरूरी है, और जो बैंक का आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो भी एक जरूरी है, यानी कि हार्डवेयर जरूरी है, सॉफ्टवेयर जरूरी है, और इनके सबके साथ साथ में आपके इसमें अच्छा इंटरनेट होना भी जरूरी है। बताएंगे आप मुझे कितने लोगों को ये रिकॉल हो रहा था, कितने लोगों को रिकॉल हुआ। ये सभी लोग कह रहे हैं कि हमको रिकॉल हुआ, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, देखो कितने फास्ट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से सवाल है। यहां पे अब हम लोग ने EIS का पेपर खत्म कर दिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ हाई कमोडिटी इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द थ्रेट ऑफ थर्ड वेव ऑफ COVID-19 in India, manufacturers of the packaged goods in India, manufacturers of the packaged goods, home appliances and the consumer electronics are expecting the business growth। यानी कि जितने फ्रिज और टीवी बेचने वाले जो लोग हैं उनको लग रहा है कि 12 से 25% का ग्रोथ आएगा। After 1.5 years of the disruption, manufacturers are now confident about the managing their inventories better, keeping their, यानी कोविड आने के बाद में भी उनको लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर पाएंगे, keeping their supply channels well stocked and preparing themselves to minimize the impact of COVID related restrictions even as they gear up for the festive seasons, which usually accounts for 25 to 30% of their yearly sale। ऐसा सब कुछ वो लिख रहे हैं कि अब वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। द होम अप्लायंसेस, लेकिन आप जानते हो फ्रिज है, टीवी की बात करें, आफ्टर डिसमल ऑफ अप्रैल जून क्वार्टर इन द ईयर 221, क्या लिखा है पता नहीं,
प्रोड्यूसर ऑफ एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स आर एक्सपेक्टिंग देयर बिजनेस टू ग्रो, यानी कि उनको लग रहा है इतना ग्रोथ होने वाली। ऑल द कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेक्टर हैव गियर्ड अप टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अ लीडिंग कंपनी इन द होम अप्लायंसेस, मान लो एग्जांपल एलजी ले लो, is a planning to launch various innovative products, designs and offer loyalty programs। यानी हो सकता है वो IoT वाली एसी ला रहे होंगे, हो सकता है वो IoT वाला फ्रिज ला रहे होंगे। With reference to the Michael Porter generic strategy, identify which strategy he has planned for, explaining how this strategy will advantage। अब सबसे पहले सवाल उठ रहा है कि इन्होंने, देखो माइकल पोर्टर के दो ही ऑप्शन है, एक तो कॉस्ट कम करेगा या फिर अलग देना। कॉस्ट कम कैसे करेंगे? कॉस्ट देखो, देयर आर टू वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर। नंबर वन इज टू रिड्यूस द कॉस्ट, नंबर टू इज व्हाट, आप क्या करेंगे? प्राइस कम नहीं करोगे, आप कुछ अलग देके लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ये दीज आर द टू मेथड्स। तो सबसे पहली बात तो यहां समझना है कि कॉस्ट कम हुई क्या? जी नहीं हुई। ये क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम इनोवेटिव प्रोडक्ट, जैसे IoT लेकर आए। इसलिए इसका मतलब क्या? डिफरेंशिएशन करके दिस गाइज आर एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन, इसलिए लिखा है डिफरेंशिएशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने आगे जा रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन था 5 मार्क के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अब देखेंगे। चेन्नई बेस्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG लिखा है, रिसेंटली अनाउंस रीस्ट्रक्चरिंग, recently announced restructuring of its business. The company indicated that the business would be split into 4 different streams: FMCG, e-commerce, retail, research and development. The company management has decided that the 4 units will operate as a separate business. मुझे इसके अंदर सुगंध आ रही SBU की। The top corporate officer shall delegate responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to the concerned manager. Identify the organization structure that CDE Limited has a plan to implement. Discuss any 4 attributes. दोस्तों आपको देखकर क्या लगता है? How many of you remember this? आपको क्या लग रहा है देख के? कौन सा? मैं देखता हूं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। कैन यू प्लीज आंसर? दोस्तों इसका नाम क्या है? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ये जो पढ़ रहे हैं उसका नाम SBU है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यानी कि कंपनी के पापा एक है पर बच्चे आपस में एक दूसरे को भाई नहीं मानते हैं। इन सबके अंदर क्या होगा? इन सबके अंदर उनके हेड्स को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे FMCG को अलग बिजनेस मांगेंगे, ई-कॉमर्स को अलग बिजनेस मानेंगे, रिटेल को अलग मानेंगे, लाइक दैट। इसको बोलेंगे SBU। और SBU के बारे में आप लिख सकते हो अच्छे से, राइट? SBU में क्या होता है? उनकी कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, उनके बायर्स अलग होते हैं, उनके स्ट्रैटेजी, उनका मिशन, उनका विजन, सब कुछ अलग होता है और एक सेपरेट बंदा उसी के ऊपर फोकस करता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी? आप सभी ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक देखा होगा, हमने 5 स्टेप्स देखे थे SM के, कि हम लोग विजन देखते, फिर मिशन देखते, फिर स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते, इंप्लीमेंट वो इंप्लीमेंटेशन है। तो बताओ बच्चों, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास में फर्नीचर चाहिए, आपके पास में आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप चाहिए, आपके पास में सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एथिक्स चाहिए, आपके पास में लीडरशिप चाहिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? तो ये सारी जो चीजें आती है वो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बन जाता है। इंप्लीमेंटेशन इज, देखो कोई, जैसे मैंने सोचा कि गुरुकुल मुझे चालू करना है, इसे ये पॉइंट नंबर 3 है, पर जब गुरुकुल को इंप्लीमेंट करना है तो मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे एथिक्स, मुझे पॉलिसी, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब चीजें जो आती है वो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बन जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एक सवाल है, आप देखो यहाँ पे वही आंसर लेना चाहिए। देखो, स्टाफिंग करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, सॉफ्टवेयर लगाएंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं आपको उस रफ्तार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सभी लोग मुझे बता दे कि आपको मेरी रफ्तार तो ठीक लग रही है, कि ऐसा तो नहीं मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं। ओके, आगे बढ़ेंगे। STU association with India goes back to 1967 when it played a key role in the constructing a very long highway in India spreading over multiple states. Since then it is contributing in many ways to the country growth story. Now it is looking at playing an active role in the key projects taken up by the central government. Suggest few opportunity and the threats that the company should consider. अब दोस्तों यहाँ पे इस बिजनेस के हिसाब से उनको थ्रेट और अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। अभी थोड़ा सा देखो, SM में थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
यू कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट आंसर। आपको थोड़ा सा केस स्टडी जब आती है तो उसको अच्छे से आपको लिखना जरूरी होता है। यू जस्ट कांट से कि 2 लाइन में उसका ये है और ये, आपको पूरा लिखने का ढंग पता होना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा लिखते कैसे। पहले समझते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिंग ये लॉन्ग हाईवे बनाने वाला काम करते थे मल्टीपल स्टेट में। सिंस देन इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग इन मेनी वेज टू द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी। ठीक है ना, बहुत ग्रोथ में यानी कि बहुत सारे रास्ते बनाए होंगे उन्होंने। It is looking at playing an active role in the key projects taken up by the government. Now it is looking at. आप पहले सिर्फ रास्ते बना रहे थे, अब वो सोच रहे हैं हम लोग मेट्रो भी बना देंगे, हम डैम भी बना देंगे, बिजली भी लेकर आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट का हर कोई प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सजेस्ट फ्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट द कंपनी शुड कंसिडर। जैसे कि अडानी है, पहले एयरपोर्ट में आए, अब वो बोलते हैं हम लोग हाईवे भी बना लेंगे, हम लोग बिजली में भी आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करेंगे, रेलवे के लिए काम करेंगे, डैम के लिए काम करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। भारत सरकार तो बहुत कुछ करता है, स्कूल्स बना देंगे गवर्नमेंट के लिए। तो आप ये जैसे अपने कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग्स आप बना दोगे, तो ये सारी जो चीजें ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट कौन सी है? अब थ्रेट सबसे बड़ी बात क्या है इसमें थ्रेट वो होता है कि अब जब भी कोई नए बिजनेस में आते हो तो आपको बहुत सारी थ्रेट होती है। थ्रेट इस बात की कि आपको गवर्नमेंट ने पैसा दिया ही नहीं। थ्रेट इस बात की कि ऑलरेडी L&T इस धंधे में है, ऑलरेडी बहुत सारे लोकल पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए, हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट अभी मेट्रो चल रही है और बीजेपी गवर्नमेंट चेंज होकर अब कांग्रेस है और कांग्रेस ने बाद में बोल दिया कि हम लोग को बिजनेस करना ही नहीं है, मेट्रो चलाना ही नहीं है। तो बहुत सारे थ्रेड्स भी हो सकते हैं। आप सभी जानते हो अपॉर्चुनिटी और थ्रेड की बात जब कर रहे हैं तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना जरूरी है एग्जामिनेशन में कि अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं और थ्रेड किसको बोलते हैं। यानी कि हमारा ये इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, ये जब हमारा एनवायरमेंट जब हमारे लिए एडवर्स अफेक्ट करता है उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। एनवायरमेंट अगर फेवरेबल हुआ तो उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देयर आर सर्टेन कंडीशन और इंडिकेटर्स विच पॉइंट आउट द टर्न अराउंड इज नीडेड। आप बताओ टर्न अराउंड कब करना चाहिए? जब अशुभ संकेत होंगे। अशुभ संकेत यानी कि एग्जांपल कौन से है? आपकी कैश फ्लो नेगेटिव हो रही होगी, आपका स्टॉक कम हो रहा होगा, स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, आपके टॉप मैनेजमेंट चेंज हो रहे हैं, आपका जो बिजनेस है उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है, आपको बहुत लॉसेस हो रहा है, आपका टॉप मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही होगी। यानी कि सब अशुभ संकेत नजर आ रहे होंगे। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, आपके प्रोडक्ट का इतना मार्केट में डिमांड नहीं है, आपकी कॉम्पिटिटर्स का बहुत नाम हो रहा है। इन सब चीजों का मतलब होता है आपको टर्न अराउंड करने की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं 5 मार्क के लिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस काउंटलेस मार्केटिंग चैलेंजेस दैट अफेक्ट द सक्सेस एंड फेलियर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस सम मार्केटिंग डिसीजंस दैट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन। ये बड़ा जनरिक टाइप का क्वेश्चन है कि आपको मार्केटिंग करते समय कौन से टाइप के, अभी ये क्वेश्चन ऐसा हमारे बुक से डायरेक्टली पूछा नहीं है, बड़ा जनरिक आंसर इसका वापस से देखना कि आप जब मार्केटिंग डिसीजन लोगे तो आपने कौन सी बातों को सोचना चाहिए। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको मार्केटिंग जब, जैसे कि एग्जांपल बायजूस अगर आप बनना चाहते हो, इतना अच्छा मार्केटिंग करना चाहते हो आप, तो आप जब भी कोई मार्केटिंग देखते हो, जैसे HUL मार्केटिंग करता है इंडिया में, या फिर बाबा रामदेव मार्केटिंग करते हैं, या फिर एप्पल मार्केटिंग करता है, तो मार्केटिंग करते समय होता क्या है ना, आपको समझना चाहिए कि पहले आपको ट्रेंड सेटर बनना है, क्या फॉलोअर बनना है, आपको प्राइस कम करके मार्केटिंग करना है, या मार्केटिंग अलग तरीके से होती है। आपको 7P में से कौन सा P यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको मार्केटिंग का बजट डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको देखना है मार्केटिंग का मोड कौन सा होना चाहिए, टीवी पे होना चाहिए, क्या पेपर पे होना चाहिए, क्या सोशल मीडिया पे होना चाहिए, या इन्फ्लुएंसर के थ्रू होना चाहिए, कम बजट करना है कि ज्यादा प्रोडक्ट करना है, आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करना है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा मार्केटिंग ऐसा नहीं चालू हो जाता, मार्केटिंग के लिए मैनेजर लगाना है क्या, मार्केटिंग के लिए कोई टीम लगाना है क्या, इन हाउस करना है मार्केटिंग क्या आउटसोर्स करना है, ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, GWA leading Japan-based automobile company decides to make India a hub for the company's 250cc motorcycle to be manufactured in the collaboration with TPR group। यानी कि हो सकता है कोई इंडिया के बाहर की बाइक है, जैसे एग्जांपल आप मान लो वो था ना एक किसने तो बजाज के साथ में जो टाइप किया, वो क्या नाम है उस कंपनी का, KTM ने मान लीजिए बजाज के साथ में टाइप करना है। द प्रोडक्शन इज टू बी एक्सपोर्टेड टू द कंपनीज होम मार्केट एज वेल एज व्हाट अफ्रीकन कंट्रीज। यानी कि वो इंडिया में बनाएंगे, बाहर भेजेंगे। व्हाट इज द ग्रोथ स्ट्रेटेजी कॉल्ड?
Point out the most important advantages both the companies expect from such strategy collaboration. अब इसको कौन सा स्ट्रेटेजी कहा जाता है? ये मर्जर है कि ये अलायंसेस कहा जाता है? और सही बात बोलो तो ये कोई मर्जर नहीं है, आई थिंक इट इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ व्हाट अलायंस की हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, आप हमें हेल्प करना. आई थिंक इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट अलायंस. एक बार चेक कर लेना, अलायंस, आई थिंक अलायंस ही ओके. और अलायंस के फायदे कौन से होते हैं? ओए एसपी आपने याद होगा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ई से इकोनॉमिकल, एस से स्ट्रेटेजिक एंड पी से पॉलिटिकल. पॉलिटिकल का मतलब होता है कि आप आसानी से किसी भी कंट्री में जा सकते हो. स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को ही किल कर देते हैं. ओ मतलब कि ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि आप एक दूसरे के अलायंस से बहुत कुछ सीखते हो. इकोनॉमिकल यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, जो हमने कोका कोला में और मैकडी में देखी थी. तो ये सारा है उसके एडवांटेज. देखते हैं कितने लोगों को याद आएगा ओएसपी. अरे ओएसपी याद आएगा आपको? ओके वेरी गुड. तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को याद आ रहा होगा. ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वॉरफेयर, बिजनेस वेलफेयर होना चाहिए. दिस कैन बी डन फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ एसएम. कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स. कुछ नहीं, एसएम के फायदे पूछे. दोस्तों एसएम होगा तो क्या होगा? आप एक तो प्रिवेंटिव बन जाओगे, एक तो गलतियां होगी नहीं, गलती होगी तभी आप कम से कम कॉस्ट में रिकवर कर जाओगे. आप जब भी एसएम यानी कि वो एसएम के 5 स्टेप्स, आप जिंदगी में कोई भी निर्णय लोगे तो आपका डिसीजन अच्छा होगा. आपको एक फ्रेमवर्क डिसीजन का मिलेगा, आप विजन को अचीव कर पाओगे, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, आपसे गलतियां होगी नहीं, आप प्रिवेंटिव भी बनोगे, आप करेक्टिव भी बनोगे, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी. तो एसएम के बहुत सारे फायदे हैं. तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एसएम के फायदे, चैप्टर 1 में एसएम के फायदे देखे हुए हैं. आप सभी जानते हैं व्हाट इज व्हाई, यार इन्होंने पूछा है व्हाई इज स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन मोर डिफिकल्ट. ये भी वापस से देखो इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. ये भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे बुक में नहीं है कि इवैल्यूएशन करना क्यों इतना डिफिकल्ट है. उसके नीचे भी और एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द नेचर ऑफ राइवलरी. देखो अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द नेचर ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री. यानी कि इंडस्ट्री में राइवलरी है क्या नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि दोस्तों आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा राइवलरी. जैसे पोर्टर के 5 फोर्सेस में भी राइवलरी आपने पढ़ा है, और एक आपने पढ़ा था वो इंडस्ट्री के एनालिसिस में राइवलरी पढ़ा था. तो राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? राइवलरी तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. आपने पोर्टर के 5 फोर्सेस में जब राइवलरी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन था कि राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है. तो राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर इंडस्ट्री में एक ही बंदा लीडर है, जैसे एग्जांपल मोनोपोली सिचुएशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहां पे राइवलरी नहीं है. अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है तो वहां पे राइवलरी होती है. आई थिंक आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 4 में पोर्टर के 5 फोर्सेस में जब राइवलरी में पढ़ा रहा था, ये वहां से आया हुआ पॉइंट है. इनफैक्ट हमने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया था, इफ यू रिमेंबर. किसी को याद है ये? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ राइवलरी. राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा ना तो आपको राइवलरी से फर्क नहीं पड़ता. याद है एग्जांपल एप्पल, राइवल्स. बहुत लोगों को याद ही नहीं आ रहा है. ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से, आपको देखना ये पॉइंट सारे यहां पे लिखे हुए. देखो ये सारी जो चीजें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बोला था, सेकंड पॉइंट बोला था, फिर मैंने आपको बोला था कि 5th वाला पॉइंट बोल दिया. अब 3rd वाला पॉइंट देखिए कि कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट विथ व्हाट हाई फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है, ऑलरेडी आपने एरोप्लेन में बहुत सारे पैसे डाल दिए, अब निकलने की वहां से संभावना कम है, तो दोस्तों वहां पे राइवलरी ज्यादा होगा. जहां पे जिस इंडस्ट्री में एक बार पैसे लगा दिए निकलने की संभावनाएं कम हो जाती है, वापस से टेलीकॉम, वापस से एयरलाइन, वहां पे राइवलरी बहुत होती है. और लास्ट में अगर मान लो कोई इंडस्ट्री में कस्टमर्स ही बहुत कम है तो राइवलरी बढ़ जाती है. तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने क्लास में देखे हुए. और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये पेपर जो है वो पेपर हमने खत्म किया है. तो मैं बस आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा महसूस हुआ. आप लोग मुझे यहां पे जवाब दे. कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि मुझे 70 मार्क्स से मैं 70% से ज्यादा मैं सॉल्व कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू कुड सॉल्व मोर देन 70%? 70. गौरव कह रहा है सर कॉन्फिडेंट हूं मैं, गौरव कुलकर्णी. बाकी लोग अपना जवाब दे. मैं समझना चाहता हूं कि गौरव कह रहा है 75% मैंने सॉल्व कर दिया.
देव कह रहा है कि मैंने भी कर दिया। अक्षय, वैभव जैन, प्रज्ञा आनंद, अंजलि श्री, ओके वेरी गुड। यानी कि आपने क्लासेस के बाद में पढ़ाई करी हुई है। वेरी गुड। काफी लोग कह रहे हैं, पीयूष अग्रवाल, राहुल, शौर्य, प्रियांशु, प्रतीक गुप्ता, सभी लोग हैं। अंश जैन इन 80% लिखा है। स्टाइल गिरिगल, प्रदीप कह रहा है 76%, वेरी गुड। पीयूष अग्रवाल, वेरी नाइस। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। नियंता, अंजलि श्री, वेरी गुड। आप लोगों ने इतना अच्छे से इसको समझा और सॉल्व किया। ये मेहनत आपकी क्लास के साथ की भी है और क्लास के बाद की भी है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कुछ और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी आपको सॉल्व करने में, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना जरूरी है। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवीजन। एक तो मैक्रो रिवीजन होती है, एक माइक्रो होती है। पहले मैक्रो के ऊपर फोकस करिएगा कि आपको मैक्रो मैक्रो के ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको मोटा मोटी सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर रिकॉल होता है कि नहीं। और एक बार वो अगर हुआ तो फिर हम लोग अंदर की बात तो बाद में करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पूछा गया और आपको आंसर ही याद नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे अंदर की बात करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में वो रिकॉल होना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। उसके बाद में स्कोर करने के लिए अंदर का माइन्यूट माइन्यूट आप जो लिखा है, इंग्लिश आपकी, आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो अंदर की बातें, जो आईसीए की बुक के वर्ड, वो अगली बात होती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन देखने के बाद में वो आंसर का रिकॉल होना जरूरी है। वेरी गुड। आई थिंक आपको अगर लग रहा होगा कि इससे फायदा हो रहा है तो मैं अगला क्वेश्चन पेपर लेता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अब समझ चुका है, तो मैं यहां का सेशन अभी खत्म कर देता हूं। आप मुझे बताएं मैंने क्या करना चाहिए। सभी लोग बताएं, मुझे जवाब दें। सर चार्ट बुक बहुत हेल्पफुल है और रॉक्स भी हेल्पफुल है। एक और करेंगे सर ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। बिल्कुल सही है, चलो और एक करें क्वेश्चन पेपर। वन मोर पेपर सर। ओके, मैं कोई भी एक पेपर खोलता हूं आपके सामने, ठीक है ना। वन मोर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है सर, कराओ और एक और, ठीक है। देखो यही तो इंपॉर्टेंट है ना, एक और डर को हटाना जरूरी है। क्या होता है ना, अब तक जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे ना, हर चैप्टर के बाद में उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पढ़ते थे। अब कैसा पूरा एज अ होल पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है आ भी रहा हो सकता है ना आ रहा हो। आ रहा है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, नहीं आ रहा तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको लगता है यार नहीं मुझे भी और कुछ करना बाकी है। तो देर आर टू वेज है। अगर आप चाहते हो तो हम लोग आरटीपी में भी जा सकते हैं। हम चाहते हो जो एक पेपर और ले सकते हैं, जैसा भी आपका मन कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। चलो, एक क्वेश्चन लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे पेपर कौन सा है ये जाएगा जुलाई 21 में। हम जाएंगे जुलाई 21 में। आरटीपी करना है आपको। कुछ लोग कह रहे हैं आरटीपी करवा दो। आप बोलो ये कराऊं क्या आरटीपी कराऊं। मुझे एक बार देखने दीजिए आरटीपी, मैंने भी देखा नहीं है। अच्छा आते हैं तो मैं आरटीपी एक बार देख सकता हूँ यहाँ से। ये तो सजेस्टेड हो गया। आरटीपी कहाँ पे आता है इनका।
अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन पेपर है। मैं देख रहा हूँ, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, क्या हम लोग कितना वैलिडेशन कर पाएंगे यहाँ से। काफी लेंथ है इसकी। ये जो देखते हो आप, काफी अच्छा है, मतलब कर सकते हैं भी। एसएम तो कर ही सकते हैं अच्छे से। एक एक करते हैं स्टार्ट, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, चलो मित्रों, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ अभी, मैं यहाँ का जो आरटीपी वो एक बार देखता हूँ। एसएम के आरटीपी से शुरुआत करते हैं, पहले उसके ये भी क्वेश्चन खत्म कर दे। ये जो अपने को आ रहे हो पहले खत्म करते हैं। कौन सा है ये, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। देखते क्या लिखा है। सबसे पहले एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ एसएम लिखा है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय नवंबर 22 का आरटीपी। ये रहा आपके सामने। आप बताएंगे एसएम के फायदे कौन से। वापस से सवाल वही है, एसएम के फायदे वो है जिससे आप अपना विजन अचीव कर सकते हो। आप अपने दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो एसएम से सॉल्व नहीं होता। ये आपको लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपके कहते हैं कि जो ये जो एसएम के जो 5 जो स्टेजेस है, उसके से हम लोग एक तो प्रिवेंटिव मैंने कि कुछ गलतियां नहीं करते, गलती करती भी है तो हम उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। हमारी गलती होने नहीं हो रही, इसलिए हम अपनी कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं। हमें कोर कॉम्पिटेंसी मिल सकते हैं, हम अपने कोई भी डिसीजन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अच्छा फ्रेमवर्क हमें देता है कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो ये सारे इसके फायदे थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स व्हाइल डिजाइनिंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्रॉब्लम क्या है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, डिस्कस द पब्लिक सेक्टर, यानी कि आईआरसीटीसी की बात करेंगे या फिर बीएसएनएल की बात करेंगे या फिर कोई भी ऐसे जहाँ पे पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ये उतने एग्रेसिव नहीं चलते। आज रिलायंस को, अडानी को, अंबानी को, ये सब जो कंपनीज है, गोदरेज को, इनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है। इनका सोशल वो नहीं आता है एंगल बीच में। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए हमेशा सोशल एंगल बीच में आता है और यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये लिखा है चैलेंजेस फेस्ड, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होती है, पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो ये एक्चुअली जब बिजनेस करते हैं तो सिर्फ बिजनेस का एंगल नहीं, तो बहुत सारी चीजों को देखते हो इनको बिजनेस करना पड़ता है। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, इनको फ्रीडम नहीं मिलता। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी है। उसके बाद में डिस्कस द डिस्टिंग्विश द मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बहुत ही देखते कितने लोग जवाब देंगे। वॉलमार्ट इंडिया में है, ये मार्केट डेवलपमेंट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ये मार्केट डेवलपमेंट है। एचयूएल ने नया सोप लॉन्च किया या फिर मारुति ने नई गाड़ी लॉन्च की इंडिया में, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो आई थिंक ये आपको दोनों को समझ में आएगा। हल्दीराम अपने जो आलू भुजिया जो है वो दुबई में बेचता है, ये मार्केट डेवलपमेंट है। एसपीसी अपने ब्रांचेस पूरे इंडिया में खोलता है, ये मार्केट डेवलपमेंट है। आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी आवाज बढ़ा दे यार, और ये एसी बंद कर सकते हैं, बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं। ये बंद कर दे, वहां से मत कर, फिर रिमोट से ही कर दे। फिर थोड़ी देर बंद कर दे। वुड वर्ल्ड लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी, आवाज बढ़ा देना, मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर आइटम्स। They offer traditional designs, low cost furniture items to low income group customers. During the last couple of years, the company has been observing a fall in the market share. This is due to the change in the taste and preferences, designing better quality, increasing the purchasing power. बस आवाज घूम रही है, कम करो। Purchasing power of the buyers towards the household furniture. The customer are switching away traditional design and material that have been the backbone
एज अ सीईओ व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू। दोस्तों आप पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले जब लोग थे लोगों की टेस्ट ऐसी थी कि लोग पहले सस्ता पसंद करते थे, अब लोग थोड़ा सा क्वालिटी पसंद कर रहे हैं, तो कंपनी का शेयर कम हो गया बिकॉज कंपनी थोड़ा लो कॉस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि द कस्टमर स्विचिंग, तो कस्टमर जो है ना वो कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी के पास जा रहे हैं जहां पे अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी का मिल रहा है। व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अवेलेबल होती है, कौन से ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। आप मुझे बताएंगे क्या लिखा है। एज अ सीईओ व्हाट कैन बी द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अवेलेबल विथ यू, कौन से ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, सोच के बताएंगे। यहां पे कोई लिख रहा है टर्न अराउंड, कोई लिख रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या करना चाहिए कंपनी ने, क्या ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल है। द कस्टमर्स आर स्विचिंग अवे ट्रेडिशनल डिजाइन्स, कोई बोल रहा टर्न अराउंड करना पड़ेगा। ओके कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अब वैसे देखा गया ना ये क्वेश्चन बड़ा ही जेनरिक टाइप का है। अगर यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं दिखा होता तो हम लोग बोलते कंपनी ने कॉस्ट को छोड़ के डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात लगती है कि कंपनी को अशुभ संकेत दिख रहे हैं, उन्होंने टर्न अराउंड करना चाहिए। तीसरी बात लग रहा है कि हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए। तो यार अलग अलग टाइप के इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस कंपनी के पास में अवेलेबल है। हमें देखना पड़ेगा कि आईसीआई ने उसका आंसर क्या लिखा हुआ, वो बात और है। पर अगर ऐसा मुझे अपफ्रंट बोला तो इसके आंसर बहुत सारे आते हैं। देखते हैं आईसीआई ने इसका जवाब क्या दिया है। इसका आंसर मैं देख रहा हूं आपके लिए। क्या लिखा है पे देखिए। ये सारा आंसर जो जेनरिक लिखा हुआ है, इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपने आंसर पहले ही बोला था। दे कैन एक्वायर टेक ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइडेड दे हैव, और वो कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो कंसिडर अनरिलेटेड ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई अदर एरियाज ऑफ द एक्सपेंशन, दिस विल इनेबल। ठीक है, इन लॉन्गर रन दे शुड डाइवेस्ट इन द एग्जिस्ट प्रोडक्ट, एंड लॉन्ग रन में इसको बंद कर देना चाहिए। हाउएवर दे मे कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अ लिमिटेड मैनर। कुछ भी आंसर लिखा है, वो जानते हैं ना आप, आजकल जो आईसीआई के खिलाफ जो चल रहा है ये उसी का ही ये शिकार बना हुआ क्वेश्चन है। अब अगर मैंने ये क्वेश्चन किसी और बंदे को दिया ना, उसके आंसर अलग आएंगे। और मैं तो चाहता हूँ आईसीआई ने ऐसे सवाल बनाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे एक सवाल के मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अभी आप जो बोल रहे हो वो भी एक भी आंसर गलत नहीं है। आपने बोला टर्न अराउंड करना चाहिए, करना चाहिए। आपने बोला कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, करना चाहिए। आपने बोला डिफरेंशिएशन करना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पे अब उसने आंसर दिया, अब जो बंदा चेक करेगा ना वो अब वो उसको लगेगा ये आंसर सही है, पर जरूरी नहीं कि ये आंसर सही है, उसके आंसर अलग भी आ सकते हैं। ये वापस है। कार्तिक जैन आप सही कह रहे हो यार, मतलब होता क्या है ना, एक सवाल के जब मल्टीपल आंसर्स आते हैं, जैसे एसएम में भी एफएम में भी होता है, बहुत सारे आप अजम्पशन लेकर चलते हो। ऐसे क्वेश्चन बनाओ मत ना, या फिर अगर आप बना रहे हो तो लोगों को सारे अजम्पशंस के बारे में बताओ कि ऐसा अजम्पशन लिया तो ये आंसर आना चाहिए। आप सभी जानते हो हाल ही में कितना कुछ चल रहा है ऐसे के खिलाफ, कि एक ही सवाल होता है उसके अलग आंसर, आरटीपी में अलग होते हैं, सजेस्टेड में अलग होते हैं। अब हो सकता है कल के सजेस्टेड में आंसर आए, उसका आंसर अलग आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो आप ये समझ लीजिए, आप अपने हिसाब से लिखना जो भी आपको ठीक लगता है एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। यह है आपके सामने अगला प्रश्न। और व्हाट शुड बी द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट, एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट के लिए कौन सी बातें होती है। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। हमने मिशन स्टेटमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था कि आखिर मिशन स्टेटमेंट वाई, और एक होता है व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट।
तो बताओ बच्चों, अच्छा मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या होना चाहिए? वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। इट शुड शो द पोटेंशियल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके एक्टिविटी, आपकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत करें, वो कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड रिलेट विथ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। इसको बोलते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट। ये इसका आंसर है। एक्सप्लेन ब्रीफली द की एरियाज इन विच स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड टू अचीव डिजायर्ड। एक्सप्लेन ब्रीफली द की एरियाज इन विच द स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको सोच के मुझे जवाब देना है। क्या लिखा है? वो बोल रहा है कि अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट अगर आपको अचीव करना है तो कौन से एरिया पर हमने फोकस करना चाहिए। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं भी देख लूं कि आंसर क्या बोल रहा है ICS के ऊपर। 12 नंबर पर हम जाएंगे। क्या करे यार ICI को। एक्चुअली क्या है ना, आप अगर देखोगे, एक बात मतलब हमेशा से मुझे लगती है, जब हम लोग ICI के पेपर सॉल्व करते हैं ना, वो रिजनेबल लगते हैं। ये पता नहीं RTP में इनको क्या हो जाता है, ये अंडरस्टैंड पता नहीं बनाता भी कौन है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आप जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप के हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किसी इंसान का प्रॉफिट कमाना हो सकता है, किसी इंसान का टर्नओवर हो सकता है, किसी का HR हो सकता है, किसी का CRM हो सकता है, किसी का कंपटीशन में नंबर 1 बनने का हो सकता है, किसी का रेवेन्यू बढ़ाने का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव तो अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी आपका इनोवेशन भी हो सकता है, आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव HR से ओरिएंटेड हो सकता है। तो आपने द कॉमनली एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन द 7 एरियाज, ये उसका क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो जरा क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया इन्होंने। फ्रेमिंग ऐसा करेंगे ना, यहाँ पे मुझे चेक करना, उन्होंने ऑब्जेक्टिव नाम यूज किया था। एक्सप्लेन ब्रीफली द की एरियाज इन विच द स्ट्रेटेजिक प्लानर शुड कॉन्सेंट्रेट। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आपको भी लगा था इसका आंसर ये होगा? एक्चुअली ये RTP डीमोटिवेशन, एक्चुअली तुमने ढंग से RTP बनाओ ना। अगर तुम चाहते हो कि RTP लोगों ने सॉल्व करना चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए कि देखो उसके आंसर में क्या लिखा है। आंसर बराबर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म जब ऑब्जेक्टिव होते हैं तो किस किस विषय पर बनाए जा सकते हैं। अब ये तो क्या है, ऑब्जेक्टिव दे के क्वेश्चन किधर जा रहा है, आंसर में लिख रहे कुछ और। कितने लोग कह रहे हैं सर हमको तो लगा भी नहीं उसका आंसर है, हालांकि सबको पता है ऑब्जेक्टिव किस किस। अगर इसका आंसर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 12 में, ये देख लीजिए, ये आंसर बराबर लिखा है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ये देखो, द कॉमनली एस्टेब्लिश्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन 7 एरियाज, ये उसका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव कौन से अलग अलग एरिया में बनाए जाते हैं। हर कोई कंपनी सिर्फ टर्नओवर और प्रॉफिट की बात नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या करे, क्या मैं कर सकता हूँ, जो भी है। ये थोड़ा सा इसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा ICI के साथ में, पर जब तक संघर्ष का निदान आएगा तब तक तो हम लोग CA बन चुके होंगे। आपको मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस समझता है क्या? कितने लोगों को पता है? आइडिया और वोडाफोन क्या है? ये एक्विजिशन है, मर्जर है? ये मर्जर है। मारुति और सुजुकी क्या है? मर्जर है। एक्विजिशन क्या होता है? जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया और रैनबैक्सी को एक्वायर किया सन फार्मा ने, ये इसको एक्विजिशन बोलते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव, businesses face severe competition. Luxury Jet is the private Delhi-based company with a fleet size of 9 small aircraft with a seating capacity of ranging between 6 to 9 seats. Their aircrafts are chartered by big business houses and high net worth individuals. With customized tourism packages, their aircraft are also often hired by foreigners. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी। आपको सबसे पहले बताना है ये ब्रॉड है कि नैरो है। आंसर है नैरो है। इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, अब ब्रॉड में और नैरो में। ब्रॉड है नहीं बिकॉज ये सबके लिए बनाने, ये नैरो है।
और उसमें भी कॉस्ट है या डिफरेंशिएशन है, और डिपेंड करता है ये उसकी प्राइसिंग कैसे रखते हैं। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है बातों से, ये जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये कॉस्ट कम करके अट्रैक्ट नहीं कर रहे, दे आर गिविंग समथिंग डिफरेंट। ये कुछ तो अलग ही कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। कम, एक तो बहुत ही कम टारगेट क्राउड है इनका, इसलिए वो नैरो है, और कुछ अलग रेट पे कर रहे हैं। नहीं, रेट का कुछ विषय नहीं, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, यानी कि कुछ तो अलग कर रहे हैं। दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर। बिकॉज आम जनता जो है, इंडिगो है, जेट एयरवेज है, ये जो स्पाइस जेट है या गो एयर है, ये सब लोग ऐसा काम नहीं करते जो एक कंपनी कर रही है, यानी कि इनका प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। तो कितने लोगों को ये समझ में आया? देखो, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। बिल्कुल सभी ने लिखा है, ये नैरो है और फोकस्ड है, बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे। राजीव आर्या is the owner of electrical appliances company that specializes in the manufacturing of domestic vacuum cleaners. There are 4 other manufacturers with similar product and sales volume. Current rival firms also own number of patent related to the product. The supplier base of the procurement of raw material is also very large, as there are multiple suppliers. Identify Porter's 5 forces that may be classified as significant for the company. Explain. आपको जवाब देना है कि पोर्टर के 5 फोर्सेस में दैट में बी क्लासिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी। अब देखते हैं, वहां पे एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। राजीव आर्या इज द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी दैट स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ डोमेस्टिक, क्या करती है वो कंपनी? वैक्यूम क्लीनर बनाती है। देयर आर 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स विद सिमिलर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे और भी है जो ये काम करते हैं। करंट राइवल फर्म्स ऑल्सो ओन नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटेड टू द, बहुत सारे इन लोगों के पास में भी बहुत सारी चीजें हैं, राइवल्स भी बहुत है। द सप्लायर बेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वेरी लार्ज, एज देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स, बहुत है। आपको बताना है पोर्टर के 5 फोर्सेस के हिसाब से इसके, आप सभी जानते हैं पोर्टर बाबा की रेस, बायस बार्गेनिंग पावर। तो बताओ बायस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग बेचने वाले। आर से राइवलरी, राइवलरी तो ज्यादा ही है। ई से न्यू एंट्रेंट्स, ऐसा नहीं कि इस धंधे में कुछ अलग है, न्यू एंट्रेंट्स भी बहुत आते होंगे। एज फार सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं है, बिकॉज सप्लायर्स भी बहुत है, इसलिए कंपनी के लिए सिर्फ इकलौता यही पॉइंट है जो अच्छा है। और सब्सटीट्यूट जो है वैक्यूम क्लीनर बनाने के, तो बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर अगर कोई नहीं लेगा तो कोई हाथ से साफ कर ही सकता है। यानी कि दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर के सब्स्टिट्यूट है क्या? है ना, बहुत है। वैक्यूम क्लीनर में क्या है? बहुत है। क्या लिखा है? डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर है। अगर ऐसा जरूरी कि वैक्यूम क्लीनर से ही साफ होता है? और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, कपड़ों से सफाई होता है, झाड़ू से सफाई होती है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि 5 में से 4 बातें जो है कंपनी के लिए एडवर्स है और एक ही बात है जो फेवरेबल है, इस तरह से इसका पोर्टर का 5 फोर्सेस खत्म हुआ है। और हम लोग अलग अलग लॉजिक देके, अभी इसको थोड़ा बहुत हम लोग अपन किस लॉजिक से लिख रहे हैं, कभी कभी वो एडवर्स भी लिख सकते हैं, फेवरेबल भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा स्टैंड पॉइंट लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास में जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि एयरलाइन को सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट जब पॉइंट आता है एयरलाइन के लिए, तो हम लोग समझते हैं कि एयरलाइन के लिए सब्स्टिट्यूट, अगर वो इंडिया में है तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, कोई रेलवे से जाएगा, कोई रोडवे से जाएगा, इसलिए वो चीज़ें उनके लिए अनफेवरेबल है। पर जब इंटरनेशनल की बात जब करते हैं तो हम समझते हैं एयरलाइन के लिए तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस समय वो फेवरेबल में आता है। तो डिपेंड करता है आप क्या स्टैंड पॉइंट लेते हो, ठीक है ना। आगे, अ स्टार्टअप कंपनी इज थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग ऑफ लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर। द मार्केट ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय द बिग एफएमसीजी प्लेयर। एक कोई स्टार्टअप कंपनी है जो बहुत सस्ते में अपना पाउडर बेचना चाहती है, डिटर्जेंट, और जो बिग प्लेयर है एफएमसीजी, वो डोमिनेट कर रहा है। द मार्केट ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय एफएमसीजी प्लेयर। You are advised to put forward your suggestion to the management of the company to deal with the problems of entry barrier while launching the low cost detergent powder. You are advised to put forward your suggestion to the management of the company to deal with the problems of entry barrier while launching the low cost detergent powder. अब क्या होता है ना, ये जो कंपनी है, एक जैसे आज आप जानते हो कि टाइड है, रीन है,
सर्फ एक्सेल है, ये इनका मार्केट जमा हुआ है। अभी हम इनके मुकाबले में मार्केट में आ रहे हैं सस्ता डिटर्जेंट पाउडर लेके। तो वो क्या क्वेश्चन है कि स्टार्टअप कंपनी क्या ला रही है, लो कॉस्ट लेकर आ रही। द मार्केट ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड, एक एफएमसीजी प्लेयर जो उसके पाउडर बहुत चलती है। तो यू आर एडवाइज टू पुट फॉरवर्ड योर सजेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू डील विथ ये जो एंट्री का बैरियर, जो पहला जो एग्जिस्टिंग जो बंदा है, हो सकता है वो आप ये ले लीजिएगा एचयूएल है, उसका बहुत नाम है, उसका सर्फ एक्सेल बहुत चलता है। आपको ऐसे इंडस्ट्री में जाना है और अपना सस्ता पाउडर बेचना है, तो आप बताएंगे कैसे आप कॉम्पीट कर पाओगे। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सस्ता लाना है, यही सबसे बड़ा काम आप कर रहे हो। जाहिर सी बात है उसका नाम बहुत होगा, पर आपको बहुत सारी मार्केटिंग करना पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको अवेयर करना पड़ेगा, और आपको लो कॉस्ट करने के लिए बल्क बाय करना पड़ेगा, आपको लो कॉस्ट हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगी। तो आपको सजेशन यही कि आप पहली बात तो बहुत सारा सेल करेंगे तो आप बल्क बाय कर पाएंगे, बल्क बाय का तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और इनिशियली तो आपकी कंपनी को थोड़ा सा बर्न तो करना ही पड़ेगा। आपके इसमें उतना कैपिटल तो फाइनेंस रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सस्ता बेचोगे। ये तभी प्रॉफिटेबली बिजनेस हो सकता है जब आपकी कंपनी का सेल बहुत बढ़ेगा। फिर भी मैं आईसीआई का एक सजेशन इसमें पढ़ना चाहता हूँ कि आईसीआई ऑन करना 16 आप, और आपके ये जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आप उसको देख के डिमोटिवेट मत होना। ये आईसीआई का आरटीपी एमटीपी आज से नहीं, कई बरसों से ऐसे ही बनता है। सबसे मजा तब आता है जब आईसीआई के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो, तब समझता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखना क्या लिखा है सजेशंस। द कंपनी इज वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट लो कॉस्ट, कीपिंग अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो ऑन द लोअर साइड। द मैनेजमेंट कैन क्रिएट प्राइस एडवांटेज दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव टू द एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। वो वही बोल रहा है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन आप क्या करोगे, लो कॉस्ट करोगे। अगर उससे लड़ना है तो आप लो कॉस्ट करोगे। द कंपनी फोकसिंग ऑन द सिंगल प्रोडक्ट इन द कंपैरिजन टू द मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ द एफएमसीजी कैन डेवलप कॉम्पिटेंसी टू प्रोडक्ट एंड सेल द लो कॉस्ट डिटर्जेंट दैट आर डिफिकल्ट टू डिप्लॉय बाय द एफएमसीजी। वो बोल रहे कि दूसरा सुझाव है कि कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत चलेगा, बिकॉज उसके पास तो वो एचयूएल कंपनी हो तो सोप भी बनाती है, वो शैम्पू भी बनाती है, आप तो सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर बनाते हो, तो आप उनसे आसानी से कॉम्पीट कर पाओगे, बिकॉज आपका फोकस उसके ऊपर होगा। द स्टार्टअप नीड्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको कैश बर्न करने के लिए पैसा चाहिए। द स्टार्टअप शुड आइडेंटिफाई द कस्टमर सेगमेंट दैट आर लाइकली टू स्विच टू द, आपने ऐसे लोग ढूंढना चाहिए और वहां पे अच्छे से ब्रांडिंग करना चाहिए आपकी। द स्टार्टअप शुड आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट गो टू द एडवांटेज, दिस में इंक्लूड द स्पेशल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स। हो सकता है आपको स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट ने जो आपको टैक्स हॉलीडेज दिए होंगे उनको भी आपने एनकैश करना चाहिए। इट हैज टू क्रिएट अ इमेज इन द मार्केट दैट इट्स अ प्रोडक्ट इज अ क्वालिटेटिव ऑल्सो। मतलब आपको ये भी बोलना है हम सस्ते जरूर है पर हम अच्छे भी है। दे नीड टू हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड डेडिकेटेड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हु कैन इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ये तो कुछ 7 वाला नंबर पॉइंट काम का नहीं है, पर आई थिंक आपको आईसीआई का रवैया समझ रहा होगा कि आईसीआई आपको यहाँ पे क्या पूछ रही है कि आपने क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपने, कुछ नहीं, अलग अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सस्ता बोल के जरूरी नहीं कि आप ये पॉइंट्स देखो, आप अलग और 2-4 पॉइंट डाल सकते हो। आपके कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना सस्ता है, कोई ऑलरेडी एफएमसीजी में बहुत महंगा वाला प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्फ एक्सेल बेच रहा है, आपको कॉम्पिटिशन में जाना है, तो आपके लिए क्या है, आपका सबसे पॉइंट जो है प्लस पॉइंट आपका सस्ता है, तो इसलिए आप आगे जाओगे। आप पैसा रख के जाना, अच्छी मार्केटिंग करना, और आपका आगे जाने के चांस इसलिए भी बिकॉज आप उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, और आप लोगों को हमेशा प्रूव कर देना कि आप सस्ते हो पर ये अच्छे क्वालिटी की भी प्रोडक्ट आपके हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन से टाइप के लोग सस्ता बाय करने को प्रेफर कर सकते हैं, उनको ढूंढो और वहां पे अपनी मार्केटिंग करो। ये सब उसके आंसर है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि आईसीआई के जो आंसर्स है वो थोड़े से वो लोग आपको वो करते हैं, गुमराह करते हैं, पर आंसर डिफिकल्ट नहीं है। और आईसीआई का जो मेन एग्जामिनेशन आता है वो पेपर बहुत ढंग का आता है, वहां पे इतने कंफ्यूजन वो लोग क्रिएट करते नहीं है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ सेंट्रल स्ट्रेटजी। वो बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना क्या सही जरूरी है। अभी आपने हाल ही में बायजूस को देखा, बायजूस कितने लॉसेस में है, तो आपको लगता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग देख के आप समझ नहीं सकते हो कि वो कितना। अब देखो शाहरुख खान की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, फिर भी लोग बायजूस को गाली मार रहे हैं बिकॉज बायजूस बहुत लॉसेस में चल रहा है। तो दोस्तों ये बात समझने जैसी हम सभी को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ कंपनीज बुक। उससे लोग समझ जाते हैं आपकी औकात का अंदाजा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाता है। आपका एबिटा, आपका पीबीटी, आपका पैट, आपका सेल्स, आपके एक्सपेंसेस,
इन सब का अंदाजा लोग आपके बैलेंस शीट से और आपके P&L से लगाते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परफॉर्म किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने आपके बारे में क्या सोचना चाहिए, ये सारी बातें जो है ना, आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर कोई बंदा जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो हमेशा कंपनी की बातों पर नहीं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बिलीव करता है। यहाँ तक कि कंपनी जब आईपीओ भी लाती है लोग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं, उसके हिसाब से लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली, क्या लिखा है आगे देखिए, मॉडर्न मार्केटिंग इज हाईली प्रमोशन ओरिएंटेड, डिस्कस साइटिंग मेजर डायरेक्ट प्रमोशनल मेथड्स फॉर अ प्रोडक्ट। आजकल प्रमोशन बहुत करते हैं लोग, प्रमोशनल। तो आपने 4P में एक P प्रमोशन देखा था, तो उसके अंदर एक और एक चीज थी, पाप को सेल करो। देखो बच्चों, प्रोडक्ट से मार्केटिंग होती है, आपके प्रमोशन से मार्केटिंग होती है, प्राइसिंग से मार्केटिंग होती है, प्लेस से मार्केटिंग होती है। उसके अंदर जो प्रमोशन है उसके अंदर भी अपने अंदर एक पॉइंट है, पाप को सेल करो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो कैसे उसका आंसर है। देखो ये आंसर है, ये देखो पाप को सेल करो, PAP सेल है ना, पाप को सेल। इसका मतलब क्या है, पर्सनल सेलिंग। प्रमोशन कैसे करते हैं आजकल, आप कभी मान लो कोई साड़ी के शॉप पे गए या कोई छोटे किराना शॉप पे गए, तो बंदा ही आपसे डायरेक्टली बात करता है, तो उसका डायरेक्टली बात करना ही एक तो मार्केटिंग है। बिकॉज जब मालिक खुद कस्टमर से बात करता है ना, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। कभी कभी लोग डायरेक्ट कॉल ही कर देते हैं आपको। तो आपको लगता नहीं दोस्तों, पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर्सनल सेलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पर्सनल सेलिंग, ए से व्हाट दोस्तों, आपके पास में ए लिखा है। ए यानी कि क्या, ए यानी कि हो जाता है आपका, ए यानी कि हो जाता है आपका एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो आपने ब्रोशर्स लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए, रेडियो पे दिया, वो एक प्रमोशन होता है। पी से देखो, एक तो है आपका पर्सनल सेलिंग, एक है एडवर्टीजमेंट, एक है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? पब्लिसिटी मतलब कि जैसे कि आप कपिल शर्मा के शो पे आ गए या कोई न्यूज चैनल पे आ गए, उसको पब्लिसिटी बोलते हैं। और लास्ट में जो लिखा है वो सेल्स प्रमोशन लिखा है, यानी कि आप यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो, बोल रहे एक पे दो फ्री मिलेगा या 50% ऑफ मिलेगा, इसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो ये हो गया पाप को सेल करो, प्रमोशन के 4 बच्चे। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आईसीए ने पूछा था, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर प्रमोट्स द गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, यानी कि आप बहुत इनोवेटिव हो और आप एप्पल कंपनी में काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके स्ट्रैटेजी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यही 19 का आंसर है, और बिल्कुल सही है। और उल्टा करो, आप इनोवेटिव हो और आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कभी इनोवेशन नहीं करते हो, तो आपके स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी जैसी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो कल्चर को मैच करे, तो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन में बहुत आसानी होती है। जैसे आपका कल्चर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी भी ऐसी ऐसी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द कंपनी हैज, लिस्ट द बेसिक फीचर्स। तो आपको बताना है सिंपल है क्या, आपको ये बताना है डिफरेंशिएशन है या फंक्शनल है या एसबीओ है या ये आप जानते हो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है या फिर ये नेटवर्क है, आपको बताना है कौन सा है। द एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द कंपनी इज रेटेड बेस्ट, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचती है, 5 साल से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। द स्प्रेड ऑफ द करंट pandemic has affected the internal and external environment. Such adverse impact has negatively impacted the revenue. In order to survive and retain the business, the company decided to outsource like manufacturing. कंपनी कर रही है आउटसोर्स। आप लोगों में से बताएंगे जब कंपनी आउटसोर्स करती है इसको कौन सा बोलते हैं? जब कंपनी आउटसोर्स करती है, कंपनी जब आउटसोर्स करती है तो आप मुझे बताइए कौन सा है? इसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। लिस्ट द बेसिक फीचर्स ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर दैट, इसको आउटसोर्स यानी क्या होता है कि सब काम आउटसोर्स करते हैं। कंपनी का इसमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिजिकली पेरोल पे बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए ग्लोबली रीच करना आसान हो जाता है। जैसे दुनिया बदलती है उनको बदलना बहुत आसान होता है, बिकॉज वो खुद कुछ नहीं करते, लोगों से करवा के लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। जुम्बा रोबोट्स, an electronic robot manufacturing company, is a leader in its business segment. Over a period of time, it started losing its grip on the market as its overall position started to weaken.
discuss the type of audit that you would like to suggest and analyze the situation. इसको बोलते हैं हम लोग strategic audit. तो कंपनी को स्ट्रैटेजिक ऑडिट करके लेना, जैसे हमने क्लास में नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था कि जब आपके कंपनी के जब स्ट्रैटेजीज कभी अगेंस्ट में जाती है तो आपने चेक करना चाहिए कि अगर उसका परफॉर्मेंस, उसका आउटपुट उतना नहीं आ रहा है तो यू शुड गो फॉर स्ट्रैटेजिक ऑडिट टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है. तो जब आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आते या आप जितना सोचते हो उतना आउटपुट नहीं आता, आपको लगता है एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको लगता है नई नई स्ट्रैटेजी अब लॉन्च करते हो, तब आपको स्ट्रैटेजिक ऑडिट करा के लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. What is strategic control? Briefly explain different types of operational management strategic. अब याद है operational control? You remember operational control यानी कि एक एक चीज को आप चेक करते हो. आपका जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सारे एक्टिविटी को एज अ होल चेक करते हो. ऑपरेशनल, यू रिमेंबर ऑपरेशनल कंट्रोल, एक एक कंट्रोल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक. ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कंट्रोल. यू रिमेंबर दैट. देखते कितने लोग जवाब देंगे इसका. अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर 4 बच्चे होते हैं. एक होता है प्रीमाइस कंट्रोल, एक होता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, एक होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और एक होता है प्रीमाइस, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इसके अंकल जैसे दिखता है, यानी कि ऑपरेशनल जैसे होता है पर लेस फ्रिक्वेंटली चेक होता है. प्रीमाइस में आपके एजम्पशन अगर जब गलत हो जाते हैं वो चेक करते हो. स्पेशल अलर्ट यानी कि आपके साथ में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या आग लगे, उसके बाद में जो करते हो आप उसको स्पेशल अलर्ट कहते हो. एंड सर्वेलेंस यानी कि आप लगातार टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग पे, मैगजीन में बार बार चेक करते हो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से एक्शन लेते हो. तो इसको टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कहते हैं. तो आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ गए होंगे. ओके, वेरी गुड. आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से आ चुके हैं. हम आगे बढ़ सकते हैं. अभी बताइए क्या करें. आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा क्या करना है. ये तो आप कर ही लेंगे. ये क्या नाम उसका, एमसी, फीलिंग कॉन्फिडेंट. आप मुझे बताएं ये सब कुछ करके आपको मैंने मोटिवेट किया है कि डीमोटिवेट किया, मुझे समझा नहीं. एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दिया तो मुझे लगता है बाकी सब क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही थे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक दो क्वेश्चन जैसे वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उन्होंने उसको ठीक बेहतर पूछना चाहिए था. फिर उन्होंने बोला कि क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है कंपनी के पास में, वो जेनरिक क्वेश्चन था. ऐसा नहीं कि हमें वो नहीं आ रहा था पर उसके बहुत सारे आंसर्स है. तो मैं समझना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको. आर यू फीलिंग मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड, मतलब ये सही चल रहा है जो चल रहा है, कैसे मुझे अकेले को ही आ रहा था मोटिवेट. वैभवचंद्र कह रहे मोटिवेशन, वेदांत कह रहे मोटिवेशन, ऋषभ मोटिवेशन, गुंजन मोटिवेशन, अमन सिंह मोटिवेशन. बिल्कुल सही सर, मोटिवेशनल फील हो रहा है. अश्विनी बिल्कुल, आयुष, सबको लग रहा है कि हाँ सर सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है. और वैसे भी ऐसा कहते हैं कि आरटीपी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एग्जामिनेशन में एक आध दो क्वेश्चन तो यहाँ से आईसीआई डालती है. ऐसा मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है. हो सकता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन अब की बार ऐसे आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले. और क्या होता है ना, जो लोग पूरा पढ़ के जब आरटीपी करते हैं ना, उनको जाहिर सी बातें बहुत कुछ आता है एंड दे फील वेरी वेरी स्ट्रांग एंड मोटिवेटेड. ओके, यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग. रिस्क आर नॉट ऑलवेज काउंटेड बाय द इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल. मैं ईआईएस पे जा रहा हूं, प्रीवियस अटेम्प्ट वाले की भी यही तो कर ले, यहां से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं. इधर देखिए आप, हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 6 पे जो ईआईएस के क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ के क्वेश्चन हमें आएंगे भी या नहीं. वापस से कह रहा हूं दोस्तों, आरटीपी के हिसाब से अपने नॉलेज को इवेल्युएट करना बहुत ही गलत है. आप कितने पानी में हो जानने के लिए आपको आईसीए के क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है. आरटीपी का लेवल अलग होता है. आरटीपी बेसिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द इंटेंशन, बट बल्कि मुझे लगता है कि यार इससे डीमोटिवेशन कई लोगों को आ सकता है अगर जिनको नहीं आ रहा हो, बिकॉज क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ अलग ढंग से किया होता है.
पर एट द सेम टाइम वी कांट इग्नोर, बिकॉज एक दो क्वेश्चन यहाँ से आईसीआई पूछ लेती है, इसलिए हमको करना जरूरी भी है। ओके, तो इफ यू ओके, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। रिस्क आर नॉट ऑलवेज काउंटर्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिस्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड इन द आइसोलेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इट कैन बी यूज्ड टू मैनेज। दोस्तों, रिस्क को कम करने के लिए स्ट्रेटजी कौन सी है? बहुत सिंपल है ना। इसको आप जानते हो ना, टी हमने बात की थी। ट्रांसफर रिस्क को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस रिस्क को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, यानी वायरस के लिए एंटीवायरस। रिस्क को हम लोग टर्न बैक कर सकते हैं, यानी कि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। एग्जाम्पल भूकंप। आपने ये क्या हुआ कभी कभी, उसको कहते हैं हम लोग, व्हाट डू यू कॉल इट, रिस्क ट्रांसफर हो गया। टर्मिनेट सुना? टर्मिनेट का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है वाईफाई में डर है तो वाईफाई यूज करना ही छोड़ दो, लाइक दैट। तो अलग अलग टाइप के रिस्क को कम करने के तरीके अलग है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर है, मुझे लगता है, देख लीजिए आ गया। टॉलरेट, टर्मिनेट, ट्रांसफर, मिटिगेट, वही आंसर है, बिल्कुल सही है। इसमें आप जानते होगे ना, टॉलरेट का मतलब क्या है? आप उसकी कंट्रोल तभी करना जब आपकी क्षमताओं से बाहर जाएगा। तो आई थिंक ये आंसर आपका सही आ गया। और काफी लोग आंसर, बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। चलो, बहुत सब लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम लोग आज मान के चल रहे हैं कि आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, 10, 15, 20 मार्क के क्वेश्चन तो हो सकता है आईसीआई यहाँ से डायरेक्टली पूछे। ईएस और एसएम दोनों के मिला के 10 से 20 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, और हर बार आती ही है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते तो कोई आरटीपी पढ़ता ही नहीं। एज टेक्नोलॉजीज आर टेकिंग न्यू फॉर्म्स एवरी डे, the business process and the standards adapted by the various enterprises should consider different set of IT related risk and challenges from time to time। आपको IT related risk मुझे बताना है। आप सभी जानते हैं IT related risk जो है, मैंने आपको इसका मेमोरी टेक्निक बना के दिया था। आप सभी जानते हो मेमोरी टेक्निक से आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं। देखते कितने लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे IT रिलेटेड रिस्क। देखो, एक तो होता है बिजनेस ओरिएंटेड रिस्क, जिसको हमने 4000 रुपीज देखा था, पर हमने यहाँ पे देखा था IT रिलेटेड रिस्क। कितने लोग जवाब देंगे IT रिलेटेड रिस्क? क्या इसका आंसर ओम सीए है? बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए आपसे। आई नीड एन आंसर। ऋषभ कहता है सर इसका आंसर ओम सीए, वेंडर को छोड़ दो। ओम सीए, ओम सीए, ओम सीए, ओम सीए, ओम सीए, वेंडर को छोड़ दो, क्योंकि उसके बॉडी में पूरा बताएंगे टेक्निक क्या है। ओम सीए, उसके बॉडी को छोड़, क्योंकि उसके बॉडी में इंटेंशनल थ्रेट है, उसकी बॉडी में रिस्क है। आगे बताओ पूरा क्या लिखा है। अटल जायसवाल, ओम सीए, वेंडर को छोड़, उसकी बॉडी में इंटेंशनल थ्रेट है। ओम सीए छोड़, उसकी बॉडी में इंटेंशनल थ्रेट है, इसीलिए वो, आगे बोलो, इसलिए वो, इसलिए वो, इसलिए वो, बिल्कुल सही, इसलिए वो क्या, ओम सीए। इसलिए वो सोशल गवर्नेंस को कंटिन्यूसली फेल करता है, बिल्कुल सही है। ओम सीए, उसके ओम सीए, वेंडर को छोड़, उसके बॉडी में इंटेंशनल थ्रेट है, इसलिए वो सोशल गवर्नेंस को कंटिन्यूसली फेल करता है। ऐसा उसका टेक्निक था। देखो, विदाउट मेमोरी टेक्निक ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जब आप कोई भी क्वेश्चन आईसीआई का पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा यार। इतने छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर नए नए क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। अब वो पूछ रहा कुछ और आप कुछ लिख रहे कुछ, ऐसा नहीं। यू हैव टू बी वेरी फोकस। क्वेश्चन देखो, 8 मिनट, अगर मान लो कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसको 8 मिनट लग रहे होंगे, तो 1 मिनट उसका क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने में डालिएगा, 7 मिनट में आंसर लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते और आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। मेक श्योर यू आर गिविंग इनफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन। घाई गड़बड़ नहीं करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इन सब कुछ करते समय मेक श्योर दैट आपकी हैंडराइटिंग आप वाहियात नहीं कर रहे, आपका प्रेजेंटेशन वाहियात नहीं कर रहे। आप पेपर लिखते समय डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज का बार बार जिक्र कर रहे हो, तो आपके रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हो, आपका लास्ट के आधे घंटे में बहुत बाकी, इसलिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही वाहियात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड से राइट साइड से मार्जिन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए। और दोस्तों आपको ये समझा दे रहे हैं कि पहले 15 मिनट में अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ठीक है ना, आराम से। और कोई नहीं यार, आप देख रहे हो बड़ा आसान सा पेपर आ सकता है अगर आपने पढ़ाई की है। तो मुझे लगता है काफी लोगों को लग रहा होगा ये बहुत मस्त पेपर आया हुआ है। और ये भी बहुत ही से ओम सी यानी कि ऑफर, याद है आपको, ऑफर आउटडेटेड, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो सकती है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है ओम सी वेंडोर को सोड। अब वेंडोर का मतलब क्या है? वेंडोर यानी कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत सारे वेंडोर पर जब होती है तो वो आपकी वीकनेस होती है। एसओडी यानी कि जब टेक्नोलॉजी आती है, जैसे एटीएम आया, तो आपके बैंक के एग्जिस्टिंग सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके सोशल यानी कि आपके सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, आपको लोग कॉल करेंगे, और देखिए बैंक में होता है आजकल फेक कॉल्स आ जाएंगे, वो भी आपका होता है आजकल। सोशल गवर्नेंस यानी कि देखो आईटी को देखो क्या होता है ना, आईटी को तो लाना चाहिए। जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लाया, टैली लाया, आईटी को लाना इंपॉर्टेंट नहीं, लाने के बाद उसका गवर्नेंस होना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नेंस के ऊपर एक पॉइंट है, सोशल गवर्नेंस। सोशल गवर्नेंस को क्या बोलते हैं इसको, गवर्नेंस का कंटिन्यूस लेवल। कंटिन्यूस यानी कि उसका बीसीपी भी होना जरूरी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना जरूरी है। वरना अगर मान जैसे कि आप जानते हो एनएससी बीएससी ने अपना एक बीसीपी बनाया हुआ है, तो बीसीपी होना जरूरी है कि उनका जो बॉम्बे में साइट है वैसे सेम टू सेम उन्होंने पूना में भी रेप्लिकेट किया हुआ है। तो वो बोल रहे कि आपका वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं रहा तो वो एक थ्रेट है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आपको समझना चाहिए कि ये जब हम लोग ये पॉइंट्स तो एक दो कम ज्यादा हो जाएंगे, पर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये सब याद, एक तो पहले ओम सी वो सब याद आना चाहिए, फिर उसके अंदर की हेडिंग याद आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, क्वेश्चन समझा, आपने वो क्वेश्चन का आंसर रिकॉल किया, फिर उसके अंदर की हेडिंग याद रखी, और तीसरा नंबर लगता है उसके अंदर क्या लिखना, उसका नंबर लगता है। पर सबसे प्राइमरली अगर आपको पास होना है बच्चों, अच्छे मतलब सबसे पहले बेसिक आपका पास होने का जो टेंशन है वो तो वहां पे खत्म होता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं और आपको उसके मेन हेडिंग्स याद होते हैं। बाद में अगर आपको स्कोर करना है तो उसके अंदर आप इंग्लिश अच्छे से लिखो, उसके अंदर आप आईसीआई के वर्डिंग्स डालो, तो आप बहुत आगे जाओगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। एज टेक्नोलॉजी इज टेकिंग, आई थिंक यहाँ पे होऊंगा मैं, ये हो गया ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी हैज well implemented ERP. Mr. Kiran is hired to conduct the audit and system for which the decides to segregate the audit into two parts: audit of data and audit of process. What aspect shall consider under? अरे कुछ नहीं लिखा है। ऑडिट, अगर आप ERP का ऑडिट कर रहे हो तो अपने कौन से फैक्टर को सोचना चाहिए कि लोगों को ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, लोगों को मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर जो बना है ERP का लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के लिए लोग हैप्पी है क्या नहीं, लोगों की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ERP बना है कि नहीं, ERP बार बार अपडेट होता है कि नहीं, ERP अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ पे बैकअप लिया जाता है कि नहीं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, ERP के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, RBS नहीं कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है क्या नहीं, वहाँ पे गैप के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए कि नहीं, वर्ल्ड में जैसा ERP का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वैसे ही बनाए कि नहीं, मतलब ERP में ऐसा कोई चेंज करना है तो वो जब तक अथॉरिटी वाले लोग चेंज नहीं करते, कोई ऐसा तो नहीं कोई भी आके कुछ भी चेंज कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो ERP के ऑडिट के समय आपको ध्यान देना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ERP एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। 11 मॉड्यूल हमने देखे थे। दिस प्रोसेस हैव ईदर अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, out of which controlling module is one such module. Discuss the key कंट्रोलिंग मॉडल। ये हमेशा वापस से एक क्वेश्चन आईसीआई ने भी पूछा था, वापस पूछा है। ये कॉस्ट कंट्रोलिंग मॉडल है। एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कॉस्ट, जैसे एग्जांपल कोई शुगर फैक्ट्री है या फिर कोई आईटी कंपनी जिनका लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, आईटी कंपनी का कॉस्ट, शुगर फैक्ट्री का कॉस्ट होता है, शुगर केन का कॉस्ट होता है। बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारी चीजों का रॉ मटेरियल लगता है तब जाके फाइनल प्रोडक्ट आता है, तो वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत लगता है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उनमें बहुत सारे पार्ट्स को मिला के कार बनती है, तो बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी इनके जरूरत से ज्यादा जब कॉस्ट हो जाती है ना, लोग लॉस में चले जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कंट्रोलिंग कॉस्ट लगाना जरूरी है।
जहाँ पे पहले से हम लोग इस सॉफ्टवेयर में डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना होना चाहिए, फिर वो एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करता है, फिर रिपोर्ट देता है, इंडिकेशन देता है, आपको बताएगा कि आपने विद इन कितना किया है, एडवर्स कितना है, वरायंसेस आएगा, एक तो एडवर्स वरायंस आएगा, फेवरेबल आएगा, आपको रिपोर्टिंग देगा। तो ये सारे फीचर्स है उसके अंदर, डिस्कस द की फीचर्स, तो यही फीचर्स है उसके अंदर और कुछ नहीं। आगे, an efficient and effective telecommunication network gives an organization the capability to move information rapidly among the। अच्छा, एक लड़की मेरे पास में आई थी, वो कहने लगी सर मुझे बहुत रोना आया जब मैंने आईसीआई का मॉक टेस्ट दिया। और मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले सर पता नहीं ऐसे ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे थे उसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अपने नॉलेज को कंपेयर करना है, चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, प्लीज डू नॉट evaluate yourself on the basis of RTP and do not evaluate yourself on the basis of mock test paper created by ICI। ये जानबूझ के डिलिबरेटली बहुत बेसिक लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए ताकि जब आईसीआई जब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर पूछता है तो उससे बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, डू नॉट कंपेयर, डू नॉट evaluate yourself on the basis of the question paper given by ICI in the mock test। mock test are deliberately very tough। पता नहीं उनका क्या लॉजिक है उसके पीछे, बट समटाइम्स ICI should understand it creates lot of demotivation। आप प्लीज अपने आप को कम मत समझिएगा, आपको ICI बहुत अच्छे मार्क्स देंगी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रोवाइडेड आप ICI, अगर आपको देखना आप कितने पानी में हो तो आप ICI के पेपर सॉल्व करो यार। और आपको पता है कि आजकल 30 मार्क के तो MCQs आ रहे हैं, सो व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? 30 में से 20-25 तो आपको MCQ में आ जाएंगे, बच्चे 70 में से आधे भी अगर आ गए तो आपका एग्जामिनेशन तो पक्का ही है। और वो MCQ जब लिखोगे आप, जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग इनफ टाइम व्हेन यू सॉल्व द MCQs। ओके, आसान है यार, कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहां पे मैं पढ़ना चाहता हूं, एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क gives an organization the capabilities to move information rapidly among the various employees and suppliers to cooperate each other from anywhere। Discuss the types of computer network and also its benefit। आपको कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप बताना है कि यहाँ पे लिखा है an efficient and effective telecommunication network gives an organization the capability to move info। आपको तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा था। हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बनाए थे, उसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क। ये पूछ रहे नेटवर्क टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन से और उनके फायदे कौन से। तो पहली बात तो कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे जो है ना वो मोदी से रिलेटेड है। यू रिमेंबर मोदी क्या है? रिलायबल है, पावरफुल है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, उनका अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने आता है और वो सारे रिसोर्स को शेयर करते हैं। अगर इसको नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जैसे कि अभी लैपटॉप पे प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है, आप मुझे अभी इस समय जो देख रहे हो यूट्यूब पे, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट। तो इसके फायदे क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो शेयरिंग, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रिंटर होता है जो सबके साथ में शेयर होता है। तो सबसे पहली बात है हम लोग नेटवर्क से डेटा और प्रिंटर और डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कम्युनिकेशन। तो कहते हैं कि नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑब्वियसली आजकल हम लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट नेटवर्क, तो कम्युनिकेशन अच्छा होने लगा है। रिलायबिलिटी, अब देखो एक ATM बंद हुआ फिर भी आप पैसे दूसरे ATM से निकालते हो ना, तो नेटवर्क से यही फायदा होता है। उसके बाद में आप क्या करते हो, बोलते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कंसोलिडेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अब बहुत सारे ब्रांचेस अगर होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और आपकी 200 ब्रांचेस है तो सबका डेटा तो यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सबके डेटा को कैसे लाएंगे? आजकल नेटवर्क है तो सबको डेटा को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो ये सारे उसके फायदे हैं। तो आई थिंक, और एक पावरफुल है, यानी कि हमने ग्रिड कंप्यूटिंग में देखा था कि एक जगह पे काम जो चल रहा है वो आंटी काम कहीं डोनर्स कर रहे हैं, यानी कि जो पावर है वो एक जगह की पावर लाखों लोगों में डिवाइड करी हुई विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वही इसका आंसर है। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड, उम्मीद है सब लोग देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है RTP में क्या चल रहा है। ये RTP जरूर सबको एक बार तो देखना ही चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं। मुझे लगता है 10 से 20 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग को आज ना कल तो देखना ही है, तो उससे अच्छा मेरे साथ में ही है, मैं आपको सब दिखा ही रहा हूँ। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड द डेटा इज क्रिटिकल।
यहाँ पे लिखा है वेरियस डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब देखो डेटा हमने पढ़ा था ना, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, ये तो डेटा रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कौन से कंट्रोल लगाना चाहिए? डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल दैट शुड बी वेल इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। आप सभी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SBI, LIC, ICAI, इनको ये पता है कि अगर इन्होंने अगर डेटा को ढंग से नहीं मेंटेन किया ना, ये पूरा के पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। आप सभी जानते हो चैप्टर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दो बच्चे हैं, एक तो मैनेजमेंट लेवल पर और एक तो एप्लीकेशन लेवल पर। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे बच्चे, एक टॉप मैनेजमेंट, एक सिस्टम डेवलपमेंट, एक प्रोग्रामिंग, एक उसके अंदर एक डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर इन कंपनीज अगर अपने डेटा को ठीक से मैनेज नहीं करना, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने डेटा के रिसोर्सेज का कंट्रोल करना बेहद बेहद जरूरी है। ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने डेटा का बैकअप लेना चाहिए, उन्होंने डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहिए, पासवर्ड से, इनक्रिप्शन से, बहुत कुछ करना चाहिए। अगर आप चाहे तो हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन 11। देखो हमारे क्वेश्चंस का आंसर ये OMCA आ गया। ये देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये मोदी का आंसर आ गया। देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको जो दिख रहे हैं कि ये वेरियस डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, ये उसका आंसर है। क्या आपने पहले तो कंट्रोल्स को डिफाइन करना चाहिए कि कौन से कंट्रोल्स होना चाहिए, कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा अगर बंद हो गया, जैसे गूगल का डेटा बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। आपने उस डेटा का बैकअप लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपने डेटा के ऊपर एक्सेस उन्हीं को ही करने देना चाहिए जो, आप सभी जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि वही लोग एक्सेस कर पाए जो ऑथराइज्ड है, अपडेट वही लोग कर पाए जो ऑथराइज्ड है, कोई भी आके कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। कॉन्करेंसी कंट्रोल नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर IRCTC में एक ही समय पे दो लोग बुकिंग कर रहे हैं और एक ही टिकट है, तो उसको ही टिकट मिलना चाहिए उस डेटाबेस में जिसने सबसे पहले एक्सेस किया। ये उसको कॉन्करेंसी बोलते हैं। और क्वालिटी डेटा की अच्छी होना चाहिए, जैसे कि एक्यूरेसी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, उसको क्वालिटी कंट्रोल्स कहते हैं। तो ये आंसर है यहाँ पे, इजी है। तो डेटाबेस का कंट्रोल कैसे होना चाहिए, उसके कंट्रोल्स क्या डिफाइन होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल, है ना। उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल्स वहां पे होना चाहिए, कॉन्करेंसी, उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल्स वहां पे होना चाहिए, कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए। ये उसके आंसर्स है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। It has been observed that most of the organization's computer nodes in their network remain underutilized. Identify the computer technology ओवरऑल। बहुत सारे कंप्यूटर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बताओ, ऐसी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बताओ कि हम लोग अंडर यूटिलाइज रिसोर्स को यूज कर सकते हो। सभी जानते हैं इसका आंसर ग्रिड है। ग्रिड में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है तो हमें सुपर कंप्यूटर को लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी अंडर यूटिलाइज कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनकी शक्ति को यूज कर सकते हैं। उनको यहाँ पे फिजिकली लाने की जरूरत नहीं, हम लोग उनको लॉजिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम होगा, दैट वर्क विल बी डिवाइडेड इनटू, ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और एक काम सबको दिया जाएगा और सब हर कोई कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, वो काम करके वापस यहाँ पे लाया जाएगा। यानी कि जो काम कई हजारों सालों में होने वाला था वो कुछ दिनों में हो जाएगा, बिकॉज ये काम आप एक नहीं लाखों कंप्यूटर मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। उसको ग्रिड कंप्यूटिंग, यहाँ पे उसका आंसर था। You are parallel management, that's why I rely on your management. You remember this memory technique? Benefits of grid computing. You are parallel management, that's why you are parallel. You are virtual and parallel, that's why I rely on your management. ऐसा इसका एक टेक्निक है, याद रखो। ग्रिड कंप्यूटिंग के फायदे की मेमोरी टेक्निक बताया आप लोग। यू यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर यूटिलाइज? ये जो अंडर यूटिलाइज थे उसको हमने यूज किया।
बोलो, देव रमनानी इसका आंसर दीजिए, आकाश पवार इसका आंसर दीजिए। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग इफ यू रिमेंबर। You are virtual and parallel resource. That is why I rely on your management. You are. You यानी कि अंडरयूटिलाइज, आर यानी कि रिसोर्स बैलेंसिंग। इसका मतलब होता है एक आंटी के पास में 1 लाख कंप्यूटर थे, दूसरे आंटी के पास में 1 लाख कंप्यूटर थे। अगर ये आंटी नंबर 1 के पास में भी कुछ काम नहीं है तो आंटी नंबर बी को अगर बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए तो आंटी ए के डोनर्स को उसको दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिसोर्स बैलेंस। यू आर वर्चुअल यानी कि सारे के सारे कंप्यूटर्स को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं, वर्चुअल इनको एक्सेस कर सकते हैं। पैरेलली मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं। यू आर वर्चुअल पैरेलल रिसोर्स, रिसोर्स हो गया। यू आर वर्चुअल एंड पैरेलल रिसोर्स, दैट्स व्हाई रिलाय रिलाय बताओ रिलायबल क्यों? अगर एक आधा डोनर काम नहीं करता है तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इतने सारे डोनर्स जो है आपके पास में। और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर सारे डोनर्स का यानी सारे डोनर्स का एक जैसा एक कॉन्फ़िगरेशन का होना जरूरी नहीं है। दे मे हैव डिफरेंट दे मे हैव डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल इट, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनका हार्डवेयर है, वो एक कंपनी के होना जरूरी नहीं, फिर भी वो डोनर बन सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये आंसर भी हमारा खत्म है। एन ई बिजनेस एनवायरमेंट, ऑल द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैव वेरियस रिस्क, डिस्कस वेरियस रिस्क दैट प्रिवेल इन ई बिजनेस। ई कॉमर्स के अंदर की रिस्क आपको चैप्टर नंबर 4 में दी हुई है कि ई कॉमर्स के धंधे में कौन सी रिस्क आज मौजूद है। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे यहाँ पे कि ई कॉमर्स के धंधे में कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है। ई कॉमर्स के अंदर यानी कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनको कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है। डिस्कस वेरियस रिस्क दैट प्रिवेल। आपको बेनिफिट जो बोलते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक कंज्यूमर का बेनिफिट, एक गवर्नमेंट का बेनिफिट, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट। अभी वो बेनिफिट की बात नहीं कर रहे, अभी वो रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे कि आप मुझे बताएंगे कि ये ई कॉमर्स के बेनिफिट है। कोई बोल रहा है प्राइवेसी, कोई बोल रहा है ओहो हो इंटरनेट के बारे में, कोई लोग बता रहे हैं। सोच के जवाब देंगे अच्छे से। सिक्योरिटी की बात हो रही है, थेफ्ट की बात हो रही है, हाई कॉस्ट फॉर स्टार्टअप, फ्रॉड्स हो सकते हैं, डिले हो सकता है। ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं आ रहा है। देखते कौन कौन सीए स्टूडेंट्स ने दिशा पाटनी को क्यों देखा, क्या ये इसका आंसर है? आप लोग मुझे उसके आंसर्स को बताएंगे जल्दी जल्दी। जल्दी बताएं। दिशा पाटनी यहां पे आंसर आ रहा है। सी ए, सी फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीवन। सी ए, आप जब भी कोई जेनरिक आंसर लिखोगे ना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वही आंसर लिखना है जो स्पेसिफिकली आईसीएआई ने गिवन दिया है। अभी तक किसी ने भी मुझे मेमोरी टेक्निक तो बोली है पर मुझे सारे पॉइंट्स यहाँ पे किसी ने भी लिख के नहीं दिए। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। सी ए डी आई, आई का मतलब होता है इंटरनेट। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं आईसीआई ने क्या लिखा हुआ है, क्या आप जो सोच रहे हो वही आंसर है? देख लीजिए आईसीआई ने ये आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और हमारा भी यही आंसर था, दिशा पाटनी। ओके, आंसर यही है। जितने लोग दिशा पाटनी बोल रहे थे वो सारे लोग आंसर सही है। यहाँ पे देख लीजिए आपके सारे पॉइंट्स का आंसर आपको आना चाहिए। डी आई एस एच ए।
चलो एक बार याद कर लेते सारे पॉइंट्स को, एक बार देख लेते हैं। अब सभी लोगों ने क्वेश्चन को हम लोग ये भी देख लेंगे कि क्यों दिशा पाटने को पूरा हम लोग बोलकर बताएंगे। सबसे पहली बात तो जब ई कॉमर्स में आप आते हो तो आपका प्राइवेसी रहता है नहीं, बिकॉज आप अपना एड्रेस शेयर कर सकते हो, सभी को आपका एड्रेस, आपके जो वहाँ से जो कुरियर वाला बंदा है उसको भी आपका एड्रेस मालूम चल सकता है। क्वालिटी जैसे हम लोग क्वालिटी ऑनलाइन देखते हैं वैसे क्वालिटी मिलती नहीं, डिले हम लोगों ने बोला 3 दिन में मिलना चाहिए, 10 दिन में मिल सकता है। इंटरनेट जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे ई कॉमर्स नहीं चलता। उसके बाद में आज भी बहुत जगह पे जब हम लोग क्रेडिट कार्ड शेयर करते हैं तो कोई हैक कर सकता है। आज भी इंडिया में उतना रोड और रेलवेज के इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे टाइम पे डिलीवरी नहीं होता। एनोनिमिटी यानी कि लोग गुमराह करते, कोई वेबसाइट पता नहीं कौन सी देखने को बहुत अच्छी लगती है पर वहाँ पे गुमराह कर सकते हैं आपको लोग। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने फ्लिपकार्ट के बिलियन डेज से बाय किया, बाद में फ्लिपकार्ट आपको बोल देगा सॉरी आपको जो मैंने गुड्स बेचा था वो अब है नहीं हमारे पास स्टॉक में, सॉरी फॉर दैट। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं होती जितनी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होती है। वापस से वही लिखा है, डेटा थेफ्ट हो सकता है। अटैकर्स, अभी बहुत सारी वेबसाइट को लोग हैक करके वहां का डेटा चुरा सकते हैं। लोग बाय करेंगे, हो सकता है प्राइजेस चेंज कर दे, हैक कर दे। और डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि वेबसाइट को डाउन कर दे, इतने लोग अनवांटेडली उसके ऊपर अटैक करेंगे एंड वेबसाइट विल बिकम अनअवेलेबल। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इट विल नॉट बी इजीली एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑडिट ट्रेल मिलता नहीं है क्योंकि लोग जब बाई करते हैं वहाँ पे कोई कार्बन कॉपी नहीं रहती है। और पायरेसी यानी कि जैसे कि आप जानते हो हमारा क्या नाम उसका, नेटफ्लिक्स जैसी जो चीज़ें हैं वो आसानी से लोग पायरेटेड कर लेते हैं। तो ये सारे उसकी प्रॉब्लम है। तो आप बताएंगे डी फॉर व्हाट, क्यू, क्यू यानी क्वालिटी प्रॉब्लम, डी फॉर व्हाट डिले, आई से इंटरनेट इज अ प्रॉब्लम, एस फॉर आई थिंक सिक्योरिटी, एच फॉर व्हाट, आई थिंक यहाँ पे एच का मतलब हो गया ना, एच का व्हाट इज इट, एच, एच फॉर हैकर्स, एंड ए से आपको ऑडिट ट्रेल नहीं मिलता। तो दिशा पाटनी, पी से आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, ए से वहाँ पे लिखा है, ए से हम लोग ये पॉइंट देखा था हमने, ए से व्हाट इज दैट, एनोनिमिटी इस पॉइंट, टी से आपका थेफ्ट हो सकता है, एन से नॉन रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आई से अगेन देखो बच्चों, एक तो हमने आई से इंटरनेट देखा था, आई से भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो क्यों दिशा पाटनी, सी, सी फॉर आई थिंक सी से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स मिलाकर हम लोग ने देखा कि क्यों दिशा पाटनी, क्यों सी के स्टूडेंट दिशा पाटनी का डीपी देखते हैं। डी से आई थिंक डिले हमारा ऑलरेडी हो गया, पी से पायरेसी है, पी से प्राइवेसी भी था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी खत्म किए। और डी का एक दूसरा पॉइंट था डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि देखो मेमोरी टेक्निक ऐसी चीज है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ती है। अब मैं भी देखो अभी इसमें के 2-4 पॉइंट तो मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज जब हम लोग बार बार जब तक नहीं पढ़ेंगे उसका याद नहीं रहेंगे। हालांकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, टेक्निक मैंने पढ़ाई, पर हम लोग क्या करते हैं, बैच में पढ़ाते हैं और फिर बाद में और 6 महीने बाद पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी बीच बीच में भूल जाते हैं। पर आप लोग के साथ में ऐसा तब नहीं होगा जब आप इन चीजों को बार बार पढ़ोगे, बिकॉज आपके इसमें काम ही है, आपको पढ़ना ही है। तो आप याद नहीं करोगे तो आपको क्या, याद मुझे रखना जरूरी नहीं, बिकॉज मुझे थोड़ा ना पेपर लिखना है, आपको पेपर लिखना है। पर आपको ये समझना जरूरी है कि वाई दैट टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। पहले आपको ओम सी आपने देखा, दैट वाज हेल्पफुल, अभी आपने ये देखा, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद होना जरूरी है। आई थिंक लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आरटीपी। यहाँ पे लिखा हुआ है technology components of core banking system allow the banks to deploy new state of art as a prescribed under cyber security framework of RBI highlights key measures that are required to implement network security and secure configuration of what core banking system। ये भी उनका एक क्वेश्चन है। और उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफर क्रेडिट कार्ड एज द की प्रोडक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर, द प्रोसेस फ्लो of the credit card may have certain amount of risk that may differ from the bank to bank. Discuss the various risks involved in the credit card process। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत आसान है। आप क्रेडिट कार्ड का फ्लो बताइए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वहाँ पे जाते हो, आपको एक मैनुअल ऑप्शन भी है, आप एक तो इलेक्ट्रॉनिक भी दे सकते हो, आप अपना वहाँ पे केवाईसी देते हो, फिर वहाँ का जो बंदा है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो रिस्क वालों को देता है, फिर रिस्क वाला आपका क्रेडिट चेक करता है, फिर आपको वो इशू भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इशू कर उसने हाँ बोला, रिस्क वाले ने हाँ बोला, तो आपको बाद में क्रेडिट कार्ड डिसबर्स करते हैं। ये उसकी डायग्राम है। आप मुझे इसको देख के बताओ क्या गलत हो सकता है। आपने आरएम ने केवाईसी नहीं लिया, फिर केवाईसी लिया पर उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया, उन्होंने ऐसे इंसान को गलत बोल दिया, नहीं बोल दिया जिसकी एलिजिबिलिटी थी, या फिर ऐसे इंसान को इतना दे दिया जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, या फिर जितना उसका एलिजिबिलिटी था
उससे ज्यादा का क्रेडिट लाइन अप डिसाइड हुआ, या फिर जिसने अप्रूव किया वो बंदा ऑथराइज नहीं था, या ऑथराइज बंदे को बगैर पूछे ही उसको अप्रूव करवा के दे दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं जहां पे आप नहीं क्या मतलब आप अपने मन से लिख सकते हो कि एक बार आपको फ्लो पता हो गया कि ऐसा ऐसा क्रेडिट कार्ड इशू होता है, तो आप बस देखना है। और अब यहाँ पे जो लिखा है उसके कंट्रोल्स के अगेंस्ट लिखना है, जैसे कि उसकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा उसको वो कर दिया, आपने क्रेडिट दे दिया, तो आपको क्या लिखना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि क्रेडिट लिमिट के अंदर ही आपको देना है। तो लाइक दैट आपको चीजें बहुत आसानी से यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी आंसर आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आई थिंक ये पूरा आरटीपी जो है हमने मोटा मोटी सब कुछ खत्म कर लिया है। इसके सिर्फ जो ये जो क्वेश्चन है कौन से है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक आधा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। RS Limited decides to restrict the unauthorized access in the company by changing the employees attendance system, which control under application। ओ हो, ये चाह रहे कि अनऑथराइज एक्सेस को रोके। आई थिंक ये बाउंड्री कंट्रोल होना चाहिए। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या लगता है आपको, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर मैं देख लूं। बाउंड्री कंट्रोल बिल्कुल सही है, अनऑथराइज को रोकने चल रहा है। उसके बाद में मैं इधर देखता हूं, considering the expansion of business of RS Limited uses various data analytics tools predict customer behavior, which advanced data analytics tools you think has been used? आपको उसके वो करना है, प्रेडिक्ट करना है, कस्टमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना है। तो आई थिंक इट इज लाइक प्रेडिक्टिव एनालिसिस से होना चाहिए। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? द आंसर इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। बिल्कुल सब लोग सही कह रहे हैं। ये आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ से प्रेडिक्टिव आना चाहिए। कितना इजी था ये, बिल्कुल। उसके बाद में फॉर अ न्यू बिजनेस ऑफ, वही था ना, प्रेडिक्टिव था ना। ओके, फॉर अ न्यू बिजनेस ऑफ स्पाइसेस RS Limited decides to collaborate with the renowned e-commerce website for selling the product. Which of the following term related to the e-marketing fits best in this case? फॉर अ न्यू बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, यानी कि आपको कुछ मिर्च मसाला बेचना होगा, तो उनका इच्छा है कि वो ई कॉमर्स में बेचा जाए। कोलैबोरेट विद रिनाउंड, वो बोल रहे हैं अमेजॉन को, बोल रहे हैं कि तुम हमारा मिर्च मसाला बेच दो। अब अमेजॉन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू द ई मार्केटिंग फिट्स? तो वो ई मार्केट माना जाएगा, ई मॉल माना जाएगा, या ई ऑक्शन माना जाएगा, या ई डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। बायर्स एग्रीगेटर तो वो होता है जोमेटो जैसा। ई ऑक्शन हमने शूज का एग्जांपल लिया था क्लास में, ये ई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। आई थिंक इसका आंसर ई मॉल होना चाहिए। तो सभी लोग इसका आंसर समझे, इसका आंसर है ई मॉल। एग्जाम्पल अमेजॉन। विच टाइप ऑफ कोर बैंकिंग, which type of core banking services are being used for RS Limited to make the payment of XY Limited for the purchase of necessary processing equipment? सही है। यानी कि हम लोग जब कोर बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अगर आपको किसको पेमेंट करना है तो हम लोग उसको कलेक्शन तो चेक का होता है, क्लियरिंग चेक जो कलेक्ट किया उसे क्लियरिंग होते हैं, इसको तो रेमिटेंस कहा जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने या लिखा मेक द पेमेंट टू द XY Limited फॉर द परचेस ऑफ, आपने यानी कि विच टाइप को यूज RS Limited जो है वो XYZ से कुछ परचेस कर रही है, उसको पेमेंट दे रही है, तो आई थिंक इट इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। अगर मैंने एडमिशन आपको दिए हैं, आप मेरे यहाँ पे एडमिशन दिया, आपने चेक दिया, तो मेरा जो चेक जो जमा होता है ना उसको वो बैंक कलेक्ट करके क्लियर करवाती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पर अगर मान लीजिए मैंने किससे फर्नीचर लिया, मैं उसको फर्नीचर के पैसे दे रहा हूं, तो इसका आंसर मुझे लगता है रेमिटेंस आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। यार ऊपर का जो केस स्टडी दिया ना, वो केस स्टडी का कोई संबंध ही नहीं लग रहा है मुझे। वैसे केस स्टडी नहीं भी पढ़े वगैरह तभी भी आंसर दे पा रहे हैं हम लोग। द कंपनी RS Limited डिसाइड्स टू बाय न्यू इक्विपमेंट्स फॉर इट्स लेटेस्ट बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। Which risk management strategy is being exercised by the management if they decided to buy new machineries from XY Limited? Okay, वापस पढ़ता हूं मैं। RS Limited एक कंपनी डिसाइड्स टू बाय न्यू इक्विपमेंट फॉर इट्स लेटेस्ट बिजनेस ऑफ, ठीक है, नया इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं। Which risk management strategy is being exercised by the management if they decide to buy
न्यू मशीन फ्रॉम XY लिमिटेड, इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन है क्या? आई थिंक एक क्वेश्चन जो है अब पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ ऐसा लग रहा है अब पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसका। पढ़ना है तो पढ़ेंगे। RS Limited has been one of the leading companies in India dealing with the business of pulses, ठीक है ना। Lately 2019 में the purpose of the expansion business, the management of RS Limited decided to start the business of, अभी उन्होंने हाल ही में मसाले का बिजनेस चालू किया। टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रोक्योर नेसेसरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस सेल एक्टिविटीज, द मैनेजमेंट यूज्ड वेरियस डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स, उन्होंने बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स यूज की, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट फेलियर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द सेड एनालिसिस, द मैनेजमेंट RS Limited सेलेक्टेड द सप्लायर, उन्होंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, XY को सेलेक्ट किया उनके एनालिसिस के हिसाब से, एंड ऑब्टेन अ रिक्विजिट इक्विपमेंट फ्रॉम इट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। तो उन्होंने XY से ही, XY का जो है उन्होंने उससे मशीन बाय की। At the time, XY Limited had a policy to offer discount 2% to its customer if the cash payment was made within 7 days. However, RS Limited made the payment of 5 lakhs rupees after 10 days using the real time, ठीक है ना। RS Limited installed the new procured machines in its various operating units. और उनका ये बोलना है कि देखो वापस तो XY के बारे में कुछ लिखा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेता हूँ, शायद से इससे हमें खुलासा हो जाएगा। क्यों क्या है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेड एनालिसिस द मैनेजमेंट ऑफ RS Limited selected the supplier XY Limited and obtained the requisite equipments from it so as to increase its production, और क्वालिटी अपनी खराब नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने XY से बाय किया। तो मुझे बताओ XY से बाय करना क्या उनके लिए रिस्क ट्रांसफर है? जी नहीं। क्या ये उसके लिए क्या रिस्क टॉलरेट कर रहे हैं? जी नहीं। आप सवाल उठ रहे ट्रीट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। अगर आपने अच्छी मशीन बाई कर ली तो आपने रिस्क को तो मुझे लगता है टर्मिनेट यानी कि पूरी तरह से इसको ये मिनिमाइज नहीं कर रहे, ये ट्रीट नहीं कर रहे, ये उसको रिस्क को होने नहीं दे रहे। ऐसे इक्विपमेंट बाय करे कि अच्छा ही प्रोडक्शन होना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर टर्मिनेट ही होना चाहिए। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, पर आई थिंक आपको इस समझ में आ गया कि किस टाइप का RTP बनाया जा रहा है। ऑसम था ये। आई मीन आई तो थरली एंजॉयड RTP, मतलब मुझे मजा आया। एक दो क्वेश्चन छोड़ते तो आई थिंक कुछ बड़ा मैटर नहीं था इस बार। EIS वॉज वेरी इजी, SM में 2 क्वेश्चन छोड़ते तो SM वॉज ऑल्सो इजी। क्या आपको लगता है, हाउ इज यू फीलिंग नाउ? आर यू फीलिंग बेटर नाउ आफ्टर रीडिंग RTP? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? कैसा लग रहा है आपको, मुझे बताइए। मोटिवेटेड हो गए या डीमोटिवेटेड हो गए? यस सर, यस सर, फीलिंग कॉन्फिडेंट, बेटर, यस सर। और अगर आप शायद से अगर ये पढ़ते तो आपको बहुत अकेले में टाइम लगता। कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, सभी लोग कह रहे हैं सर मोटिवेटेड लग रहा है, कॉन्फिडेंट है, बहुत सही है, मोटिवेटेड था। बूस्टर डोज था सर एग्जामिनेशन के लिए, फुल मोटिवेशन मिल चुका है सर। और कैसे होता है जब आप, और एक आदत सी भी होना चाहिए कि जब हम लोग सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं तो ब्रेन में से वो क्वेश्चन के जवाब आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो इसके 2 फायदे, एक तो आपको आ रहा है तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, नहीं आ रहा तो आपको समझता भी यार थोड़ा सा और करना बाकी है। तो इस RTP को तो आपको एक बार करना जरूरी है, हर किसी बच्चे ने करना जरूरी, बिकॉज यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। तो बूस्टर हो गया आकाश पवार, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई थिंक हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, एक RTP सॉल्व कर लिया। अब आप इसके बाद में मैं चाहूंगा कि अगर आपकी सच में पढ़ाई हुई है, नाउ कीप सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन पेपर ऑफ ICAI। सॉल्व करना जरूरी नहीं होता कि लिखना होता है। आप देखिए कम से कम जो 4-5 सजेस्टेड पेपर दिए वो तो आप लगातार इसके बाद में चालू करेगा, रीड द क्वेश्चंस,
चेक द आंसर, रीड द क्वेश्चन, आप सिर्फ क्रॉस टैली कर रहे ये इसका आंसर ये था, मेरे दिमाग में वही आंसर है क्या, हो सकता है कुछ कुछ जगह पे आपको नहीं आ रहा हो, टेंशन ना लो, पर आंसर देख लो। और ऐसा बहुत बार होता है कि प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर से 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन तो आईसीएफ पूछ लेती है। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं अभी तक का जो इतिहास देखते हैं, अभी तक के 8-9 पेपर जो आईसीएफ ने लिए, अगर हम लोग इसमें से पढ़ भी ले तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आईसीएफ उठाकर डाल देती है एज इट इज। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है इससे फायदा हो रहा है तो आप जरूर इसको साथ में शेयर करिएगा, आप सबको बताइएगा आपको जो भी समझ आया है। कीप शेयरिंग दिस लेक्चर ताकि सबका फायदा होना चाहिए। आरटीपी और एग्जामिनेशन के पेपर जो हमने सॉल्व किए, आई थिंक ये बहुत जरूरी था। आप अच्छे से एग्जामिनेशन लिखे, मेरी दुआएं आपके साथ है। ईआईएस का लेक्चर भी आप जानते हैं, एसएम का भी लेक्चर आप जानते हैं, दोनों भी नवंबर 22 के अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए थे। ईआईएस का लेक्चर कुछ कारणवश डिलीट भी होता पर वापस वो अपलोड भी कर दिया है। एसएम में भी आपने देखा, ये बहुत आपने प्यार दिया है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे हम लोग एक एफएम के आरटीपी के साथ में और एफएम के एक क्वेश्चन पेपर के साथ में डे आफ्टर टुमारो शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कुछ आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर हमने 2 बार देख लिया है लेक्चर आपका। थैंक यू, थैंक यू गाइस। आपका इंटरव्यू जो स्टॉक में अच्छा था, थैंक यू सो मच यार। बस मैंने वही बोला जो नेचुरली जो मेरे पास में आ रहा था। थैंक यू, टेक केयर। परसों के दिन मिलेंगे एफएम इको के साथ में। आप एफएम इको के अच्छे से पढ़े, हम उसके भी एक क्वेश्चन पेपर और एक आरटीपी जरूर लेंगे डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।